हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोगों के। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे और मजे भी कर रहे होंगे। तो क्लास 12th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी इस वीडियो के माध्यम से आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, और चैप्टर नंबर 5 है ये। ठीक है, तो यहां से बेसिकली आपका कैलकुलस स्टार्ट हो जाता है बच्चों। ठीक है, यहां से आपका कैलकुलस स्टार्ट हो जाता है। चैप्टर नंबर 5, 6, 7, 8 और 9 ये इंटायरली क्या है, कैलकुलस है। ठीक है, ये होता है भैया आपका कैलकुलस। इसमें यहां पे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, देन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, देन इंटीग्रेशन, देन एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, देन डिफरेंशियल इक्वेशन। टोटल 35 मार्क्स का आपके एग्जाम में आता है। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को कैलकुलस बहुत ज्यादा टफ लगता है। उसके पीछे रीजन यही है कि वो कैलकुलस को बड़े हल्के में लेते हैं। देखो, ये बहुत हल्का है कैलकुलस, लेकिन वो हल्का कब होगा, जब आप इसको थोड़ा ध्यान से समझोगे, आप इसको समय दोगे, है ना। जैसे रिलेशनशिप में ब्रेकअप क्यों हो जाते हैं, इसलिए हो जाते हैं क्योंकि दो पार्टी एक दूसरे को समझ ही नहीं पाती। उसको वनीला फ्लेवर पसंद है, तुम उसको बटर स्कॉच पिलवा रहे हो, तो इसलिए ब्रेकअप हो जाते हैं। तो इसलिए तुम्हारा भी कैलकुलस के साथ क्या हो जाएगा, ब्रेकअप हो जाएगा, अगर तुमने इसको समय नहीं दिया और इसको समझने की कोशिश नहीं करी। ठीक है, ठीक है, तो भैया मेरी बात समझ रहे हो। तो एंटायर कैलकुलस में बड़े अटेंटिवनेस के साथ जो है आपको बहुत ही है ना, थोड़ा सीरियसनेस के साथ, थोड़ा फोकस के साथ आपको चीजें समझनी है और हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, आज हम लोग 5.1 का इंट्रोडक्शन करेंगे। तो बेसिकली 5.1 के अंदर ना, देखो अगर इस चैप्टर को देखें तो ये चैप्टर दो भाग में पढ़ना है। 5.1 के अंदर हमें पढ़ना है कंटिन्यूटी, एंड देन 5.2 ऑनवर्ड्स से लेके 5.7 तक। ठीक है ना, पुरानी वाली एनसीईआरटी में 5.8 तक भी है। ठीक है, वहां तक आपको जो है डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएबिलिटी ये सब पढ़ना है। ठीक है ना, तो आज हम लोग टोटली क्या पढ़ेंगे, आज हम लोग टोटली पढ़ेंगे कंटिन्यूटी। ठीक है, क्या है, किसकी कंटिन्यूटी, कैसे पढ़ेंगे, क्या क्या होगा, कैसे नहीं होगा, वो सब बातें करेंगे। तो जो लोग नहीं जानते हैं उनको बता दूं कि इंट्रोडक्शन 5.1 का आज है, और इंट्रोडक्शन के अंदर हम लोग एंटायरली पूरी एक्सरसाइज के कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, उनके बेसिस पे एग्जांपल्स करते हैं एनसीईआरटी में जो गिवन होते हैं, एंड देन आपको कंसेप्चुअली इतना स्ट्रांग बना देते हैं सो दैट आप एनसीईआरटी के जो सिमिलर क्वेश्चंस हैं वो आप बड़े प्यार से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, तो आइए without taking much time, let's start the chapter continuity and differentiability. So today we are going to study the topic of continuity. तो देखिए, जब बात करते हैं कंटिन्यूटी तो क्वेश्चन है, देखो मीनिंग तो सबको पता है, कंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है। आपके स्कूल जाने की कंटिन्यूटी की बात कर रहा है ये, आपके पढ़ने की कंटिन्यूटी की बात कर रहा है ये, मेरे पढ़ाने की कंटिन्यूटी की बात कर रहा है ये। ठीक है, किस चीज की कंटिन्यूटी की बात हो रही है। सो बेसिकली जब हमने इसको जानने की कोशिश करी तो ये हमें कह रहा है कि भैया मैं बात कर रहा हूं किसके बारे में, कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी ऑफ द ग्राफ ऑफ अ फंक्शन। बहुत ही प्यार से समझ के चलिएगा बच्चों, ठीक है ना। ये कोई वन शॉट लेक्चर नहीं है, ये कोई आपके स्कूल का लेक्चर नहीं है, दिस इज माई क्लास। ध्यान से समझ के चलिएगा, एक एक चीज बहुत ही प्यार से समझ में आएगी। तो कंटिन्यूटी ऑफ द ग्राफ ऑफ अ फंक्शन, किसकी कंटिन्यूटी की बात कर रहा है बच्चों, ये ग्राफ ऑफ अ फंक्शन की कंटिन्यूटी की बात कर रहा है। तो जरा देखते हैं, है ना, समझते हैं। मैं यहां पे आपके सामने दो एग्जांपल्स ले रहा हूं बच्चों, है ना, मैं आपके सामने यहां पे दो एग्जांपल्स ले रहा हूं। ठीक है, देखिएगा बच्चों, यहां पे मैंने, ठीक है, ये कोई फंक्शन है y इक्वल्स टू f1x, है ना, ये फंक्शन 1 है, और ये कोई फंक्शन है y इक्वल टू f2x। ठीक है, एट सम पॉइंट फ्रॉम द ऑरिजिन, है ना, सम डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन, लेट्स से a। ठीक है, आप इन दोनों फंक्शन को ताड़ो, देखो ध्यान से, बहुत ही ध्यान से देखने की आपको जरूरत है, और मैं आपसे कुछ पूछना चाह रहा हूं और आप बताइएगा
एट एक्स इज इक्वल टू ए, यानी कि एट एक्स इज इक्वल टू ए, ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, चेक कर लो। एट एक्स इज इक्वल टू ए, ये फंक्शन कंटिन्यूअसली जा रहा है बच्चों, चेक कर लो। बट एट एक्स इक्वल टू ए, ये फंक्शन का ओहो यहां पे ये डिसकंटिन्यूअस हो गया, यहां पे ये टूट गया, यहां पे ये टूट गया, यहां पे डिसकंटिन्यूअस हो गया। तो बेसिकली हमने क्या ऑब्जर्व किया बच्चों, हमने क्या ऑब्जर्व किया बच्चों, हमने क्या ऑब्जर्व किया, हमने ये ऑब्जर्व किया कि भैया ये वाला जो फंक्शन है हमारा एट एक्स इज इक्वल टू ए, द ग्राफ ऑफ फंक्शन, कौन सा फंक्शन, f1x, द ग्राफ ऑफ द फंक्शन इज कंटिन्यूअस, क्लियर है बच्चों। एट एक्स इक्वल टू ए, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन का ग्राफ कंटिन्यूअस है, चेक कर लो, ठीक है। बट अगर हम लोग इधर देखें राइट हैंड साइड में ना, इधर एट एक्स इक्वल टू ए, द ग्राफ ऑफ द फंक्शन, द ग्राफ ऑफ द फंक्शन, कौन सा फंक्शन, y इक्वल टू f2x। तो एट एक्स इक्वल टू ए पे ये वाले फंक्शन का ग्राफ क्या है, कंटिन्यूअस नहीं है। तो ग्राफ ऑफ द फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए, इज नॉट कंटिन्यूअस। और कोई चीज अगर नॉट कंटिन्यूअस होगी तो अपन उसको डिसकंटिन्यूअस भी बोल सकते हैं, डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस, ठीक है भैया। एट एक्स इक्वल टू ए, द ग्राफ ऑफ द फंक्शन इज कंटिन्यूअस, एट एक्स इक्वल टू ए, द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस। तो इसका मतलब एक बात तो पक्की है, अगर हम अपने नैनों से, अगर हम अपनी दो आंखों से किसी भी फंक्शन का ग्राफ देख सकते हैं तो हम यह भी बता सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे उस फंक्शन का ग्राफ कंटिन्यूअस होगा कि नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, हम में से ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिसको साइन एक्स का ग्राफ नहीं आता हो। अब अगर मैं बात करूं साइन एक्स के ग्राफ की, तो साइन एक्स का ग्राफ ऐसा होगा भैया 0 पाई 2 पाई। अब कोई ऊट पटांग सा नंबर लेके आओ आप, लेट्स से पाई बाई 6, तो आप क्या बोलोगे कि एट एक्स इक्वल टू पाई बाई 6 फंक्शन जो क्या है साइन एक्स है, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स इज कंटिन्यूअस, इज कंटिन्यूअस। यानी कि अगर हमें फंक्शन का ग्राफ पता है तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे उस फंक्शन की कंटिन्यूटी के बारे में हम कुछ कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन दिक्कत यह है कि सर साइन एक्स का ग्राफ तो हमें आता है, पर ऐसे बहुत सारे फंक्शन हैं जिनका ग्राफ हमें नहीं आता, हम निकम्मे हैं, हमने 11वीं क्लास में पढ़ा नहीं, थोड़ा बहुत पढ़ा था वो हम भूल गए। तो देखिए अगर ग्राफ नहीं पता तो दूसरा जुगाड़ क्या है कंटिन्यूटी पता करने का, तो दूसरा जुगाड़ है लिमिट, यानी कि यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट हम लोग फंक्शन की कंटिन्यूटी बता सकते हैं। कहने का सर हमने लिमिट भी नहीं पढ़ा था 11वीं क्लास में, है तो भैया ग्राफ भी नहीं पढ़ा, लिमिट भी नहीं पढ़ा, तो 12वीं क्लास में ये चैप्टर करोगे कैसे। इसीलिए जो नहीं पढ़ा पहले उसको पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ लेते हैं, गलती को सुधार लेते हैं, है ना, और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो यानी कि अब यहां पे मैं कुछ बातें लिखने जा रहा हूं। हम यहां पे क्या लिखने जा रहे हैं कि भैया यहां पे मैं लिखने जा रहा हूं कि कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन या कंटिन्यूटी ऑफ द ग्राफ ऑफ अ पर्टिकुलर फंक्शन ऑफ अ फंक्शन can be analyzed, है ना, या can be determined
कैन बी डिटरमाइंड बाय इंस्पेक्टिंग द ग्राफ, बाय इंस्पेक्टिंग द ग्राफ। यानी कि ग्राफ को देख के भी हम लोग कंटिन्यूटी बता सकते हैं। कंटिन्यूटी ऑफ अ ग्राफ ऑफ अ फंक्शन कैन बी डिटरमाइंड बाय इंस्पेक्टिंग द ग्राफ, या फिर बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट, बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट। अब ये कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट का इस्तेमाल करके भी हम लोग किसी भी फंक्शन की किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कंटिन्यूटी को हम लोग निकाल सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ठीक है ना, ठीक है। बल्कि यहां पे डिटरमाइंड से भी ज्यादा अप्रोप्रिएट वर्ड होगा कैन बी चेक्ड, कैन बी चेक्ड बाय इंस्पेक्टिंग ग्राफ बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट। एक तीसरा तरीका भी होता है ना, बाय यूजिंग बाय एल्जेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी। अब इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, अब इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, है ना, ये अभी आपको समझ में नहीं आएगा। तो बच्चों फिर से एक बार पूरा समराइज कर लेते हैं कि भैया ये टॉपिक है कंटिन्यूटी, और कंटिन्यूटी ऑफ द ग्राफ ऑफ अ फंक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं। अब बेसिकली ग्राफ को देख के हम लोग बता सकते हैं कि यार कौन सा फंक्शन किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कंटिन्यूअस है, कौन सा फंक्शन किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है। लेकिन उसके लिए हमें फंक्शन के ग्राफ की नॉलेज होनी चाहिए, जो कि हमें नहीं है। हम क्लास 11th में ना तो पढ़े थे, थोड़ा बहुत पढ़ा था तो हम भूल गए थे। तो इसलिए एक तो हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ्स ऑफ फंक्शन की स्टडी करेंगे, हम लोग ग्राफ ऑफ द फंक्शन की स्टडी करेंगे। फिर हमने बताया कि यार ये जो कंटिन्यूटी है, अगर इसमें मान लो आपको ग्राफ की नॉलेज नहीं भी है तो आप यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट भी कंटिन्यूटी को चेक कर सकते हो। लेकिन हमें लिमिट की भी जानकारी नहीं है, तो इसलिए हम लोग लिमिट भी पढ़ेंगे। एंड तीसरा है बाय एल्जेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी, से भी हम लोग कंटिन्यूटी के बारे में जानकारी निकाल सकते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करेंगे बच्चों किसके बारे में, कि भैया ग्राफ्स ऑफ द फंक्शन पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो ग्राफ ऑफ द फंक्शन, तो यानी कि यहां पे मैं टॉपिक लिख रहा हूं। अच्छा इसको नोट कर लीजिएगा, है ना, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अच्छा अब बच्चों बहुत ही ध्यान से देखिएगा, यहां पे मैं टॉपिक डाल रहा हूं, क्या टॉपिक डाल रहा हूं कि कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शंस बाय इंस्पेक्टिंग द ग्राफ। तो देखो हम ना यहां पे कुछ पॉपुलर फंक्शन पढ़ेंगे, हम ना यहां पे कुछ पॉपुलर फंक्शन पढ़ेंगे। आई लेट, देखिए हम यहां पे कुछ पॉपुलर फंक्शन पढ़ेंगे बच्चों, आई लेट, ठीक है, आई लेट, ठीक है, हम यहां पे कुछ पॉपुलर फंक्शन पढ़ेंगे। बल्कि अगर हम लोग कंटिन्यूटी की बात करें, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो आई को भी हटा दो, ठीक है ना, हालांकि मैं यहां पे आई अभी लिखा रहने दे रहा हूं। सो आई स्टैंड्स फॉर आईटीएफ फंक्शंस, है ना, आईटीएफ फंक्शन चैप्टर नंबर 2 में आप पढ़ के आए होंगे। L stands for the log function, A stands for the algebraic functions, T stands for the trigonometric functions, है ना, trigonometric functions, E stands for the exponential functions, exponential functions। तो हम लोग एक काम करते हैं, देखो ITF तो हम लोग चैप्टर नंबर 2 में पढ़ेंगे, ठीक है ना, पढ़ा भी है हमने, ठीक है। तो अच्छा बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से आईटीएफ की कंटिन्यूटी का बहुत ज्यादा अपने को टेंशन नहीं है, तो इसलिए आईटीएफ हटा ही देते हैं, है ना, क्योंकि अननेसेसरी वो आपने अभी ताजा ताजा पढ़ा है और थोड़ा सा और टेंशन वाली बात हो जाती है, ठीक है। सो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, तो हम लोग एक काम कर रहे हैं, हम लोग लेट फंक्शंस पढ़ते हैं। कौन से फंक्शंस पढ़ रहे हैं बच्चों, हम लोग लेट फंक्शंस पढ़ रहे हैं, एल्जेब्राइक, लॉगरिथमिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, ठीक है। तो इन सभी फंक्शंस का हम लोग क्या पढ़ेंगे, डेफिनेशन, डोमेन, रेंज, ठीक है ना, एंड कंटिन्यूटी, जिससे कि कोई अगर हमको आए और पूछे कि हाँ भाई बताओ सिग्नम फंक्शन कहां कंटिन्यूअस है कहां डिसकंटिन्यूअस है, तो हम बता सके। कोई हमसे पूछे कि भाई कोई ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहां कहां कंटिन्यूअस होता है, तो आप कहोगे अरे पहले ये तो बता ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता क्या है। तो इसलिए ये सब टेंशन हमें ना हो, ये सब दिक्कतें हमें ना हो, तो हम ये सारे के सारे क्या करेंगे, फंक्शंस को 1 by 1 पढ़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चंस की बहुत ज्यादा हबड़ तबड़ मत करो, मैं आपको बता दे रहा हूं,
कॉन्सेप्चुअल लर्निंग कर लो। क्वेश्चंस यूं होंगे आपसे, यूं चुटकियों में होंगे क्वेश्चंस। 20 क्वेश्चंस को कराने के लिए मुझे 40 मिनट चाहिए होगी, ठीक है ना। क्वेश्चंस चुटकियों में होंगे, लेकिन कॉन्सेप्चुअल नॉलेज बहुत जरूरी है। कैलकुलस में कुछ भी समझ में नहीं आता अगर कॉन्सेप्चुअल नॉलेज नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों अलजेब्राइक फंक्शन से। किससे स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों हम लोग? अलजेब्राइक फंक्शन से। किससे स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों हम लोग? अलजेब्राइक फंक्शन से। तो देखिए बच्चों, अलजेब्राइक फंक्शंस तो बचे हुए कौन से हो गए? नॉन अलजेब्राइक फंक्शंस, है ना। तो जो बचे हुए हैं ना, ये लॉगरिथमिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल, इनको क्या बोलते हैं हम लोग? नॉन अलजेब्राइक फंक्शंस बोलते हैं। सो अलजेब्राइक फंक्शंस में सबसे पहले आपके पास आता है पॉलिनोमियल फंक्शन। क्या आता है बच्चों? पॉलिनोमियल फंक्शन। देखो, आपने क्लास 9th क्लास में कुछ इस तरीके से पॉलिनोमियल्स पढ़े होंगे। पढ़े थे क्या बेटा? पढ़े थे क्या? पढ़े थे क्या? जल्दी से बोलो। ठीक है, ऐसे ही पढ़ा था क्या? अब सो यहीं से डिराइव्ड होते हैं आपके पॉलिनोमियल फंक्शंस। आपने पढ़ रखे हैं, आपको बस रिलेट करना है ना। पढ़ रखा है आपने। तो देखिए, मैं आपको अभी यहीं के यहीं बहुत सारे पॉलिनोमियल फंक्शंस जो हैं ऑब्टेन करके दिखाऊंगा ना। आपको बहुत सारे पॉलिनोमियल फंक्शंस ऑब्टेन करके दिखाऊंगा। देखिएगा बहुत ध्यान से। अब देखिए बच्चों, मैं ना थोड़ा सा इसकी कुछ कुछ टर्म्स ले रहा हूं ना। जैसे मैंने एक ही टर्म ली, ठीक है ना। यहां पे मैंने इसकी 2 टर्म ले ली, यहां पे मैंने इसकी 3 टर्म ले ली, यहां पे मैंने इसकी 4 टर्म ले ली। अब अगर आप बहुत ही ध्यान से देखो तो ये फंक्शंस आपने पढ़ रखे हैं किस फॉर्मेट में? देखिए, यहां पे फंक्शन इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, तो दिस इज योर कांस्टेंट फंक्शन। दिस इज योर कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है। अगर आप बहुत ही ध्यान से इसको देखेंगे तो ये भी फंक्शन आपने पढ़ रखा है, सम कांस्टेंट इनटू एक्स प्लस अनदर कांस्टेंट। So this is a linear function. Why it is called as a linear function? Because the highest power of x is 1. Linear function. Similarly, अगर आप यहां पे देखें तो यहां से आपके पास क्या ऑब्टेन हुआ? Some constant into x square plus another constant into x plus another constant. So this is the quadratic function. Quadratic function. And likewise, क्यूबिक फंक्शन आपके पास ऑब्टेन होता है, ठीक है भैया। तो देखो, ये सब आपने पढ़ रखा है पहले, बस आपको यहां पे रिलेट करके दिखाया गया है कि हाउ दीज आर द पॉलिनोमियल फंक्शंस, ठीक है। तो यानी कि अब आप कभी भी पॉलिनोमियल देख के पहचान जाओगे कि पॉलिनोमियल फंक्शन है। अच्छा, मान के चलो किसी दिन आपको ये ऐसे शेप में मिल गया, अब भी पॉलिनोमियल फंक्शन है कि नहीं है? है, ऑब्वियसली है भैया। अगर आप बहुत ही ध्यान से देखो तो इन सभी फंक्शन में लीडिंग कांस्टेंट कैन नॉट बी 0। लीनियर फंक्शन रहने के लिए a 0 नहीं हो सकता, b 0 हो सकता है। ऐसी क्वाड्रेटिक फंक्शन होने के लिए जो वाली टर्म, जौन सी टर्म हाईएस्ट पावर ऑफ x को 2 बनाती है, उस वाली टर्म का कोफिशिएंट 0 नहीं हो सकता। तो लीडिंग कोफिशिएंट कैन नॉट बी 0, बाकी कुछ भी 0 हो सकता है, ठीक। तो मान लो जिस दिन आपको ये फंक्शन ऐसे मिल गया, उस दिन भी तो आप कहोगे ना कि भाई ये भी तो पॉलिनोमियल फंक्शन ही है ना, है ना। ये भी तो पॉलिनोमियल फंक्शन ही है, ये भी तो पॉलिनोमियल फंक्शन है, ठीक है। ये सब पॉलिनोमियल फंक्शन ही है। या इसके अलावा अगर a का वैल्यू 1 ले लो, a का वैल्यू 1 ले लो, उस दिन भी क्या है? ये पॉलिनोमियल फंक्शन ही है, ठीक है। क्लियर है क्या? तो पॉलिनोमियल फंक्शन को डिफरेंट डिफरेंट रूप में आप पहचान लोगे क्या? डिफरेंट डिफरेंट रूप में आप पहचान लोगे क्या? हाँ। तो देखो, अभी इन फंक्शंस की ना आपको डोमेन पता, ना रेंज पता, ना ग्राफ पता, है ना। अभी तो कुछ भी नहीं पता, फिर भी मैं एक बहुत बड़ी बात लिखवा रहा हूं। क्या बड़ी बात लिखवा रहा हूं? कि जिंदगी में ध्यान दें कि जब जब पॉलिनोमियल फंक्शंस होगा तो पॉलिनोमियल फंक्शंस आर कंटिन्यूअस। पॉलिनोमियल फंक्शन आर कंटिन्यूअस एट ऑल x बिलोंग्स टू R। चाहे आपको उसका ग्राफ पता हो चाहे नहीं पता हो, फिर भी
आप कह सकते हो कि भैया वो हर रियल नंबर पे कंटिन्यूअस होते हैं। पॉलिनोमियल फंक्शंस आर कंटिन्यूअस एट ऑल x बिलोंग्स टू r, ठीक है ना। यानी कि जब सारे रियल नंबर पे फंक्शन कंटिन्यूअस होता है तो ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस एवरीवेयर फंक्शन। जब सारे रियल नंबर पे फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाता है उस टाइम पे हम लोग फंक्शन को क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस एवरीवेयर फंक्शन। यानी कि हमारा जो पॉलिनोमियल फंक्शन है वो कंटिन्यूअस एवरीवेयर फंक्शन है। यानी कि कल को अगर आपको मैं एक फंक्शन दे दूं और ऐसा बोल दूं कि 4x पावर 16 प्लस 15x पावर 18 प्लस 13x पावर 17, क्या ये फंक्शन is this function continuous at x इक्वल टू 2024? कहोगे सर ये क्या बदतमीजी वाला क्वेश्चन है। हाँ, अरे भाई ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, कैसे पहचाना हमने पॉलिनोमियल फंक्शन? तो देखो पॉलिनोमियल फंक्शन में एनी टर्म कैसी होगी, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल। x वेरिएबल है ना, तो वेरिएबल की पावर होल नंबर, वेरिएबल की पावर होल नंबर, ठीक है। तो यहां पे देखो सारी की सारी टर्म्स कैसी है, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल पावर होल नंबर, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये क्या है, एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। इसकी डिग्री कितनी है, 18 पॉलिनोमियल फंक्शन की, ठीक है। तो ये क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन। और पॉलिनोमियल फंक्शंस दुनिया में हर जगह कंटिन्यूअस होते हैं, तो एट x इक्वल टू 2024 भी ये कंटिन्यूअस होगा, ठीक। तो ये तो खैर छोटी सी बात कही हमने यहां पे। तो पॉलिनोमियल फंक्शंस आर कंटिन्यूअस एट ऑल x बिलोंग्स टू r, तो यानी कि ये सारे के सारे फंक्शन भी क्या हैं, हर जगह कंटिन्यूअस होंगे। तो मैं इनका भूतकाल हटा देता हूं। भूतकाल मतलब ये जहां से आए हैं, और हम इसका वर्तमान जो है डिस्कस करते हैं, वर्तमान डिस्कस करते हैं। तो ये कांस्टेंट फंक्शन, लीनियर फंक्शन, ये सब क्या कैटेगरी हो गई भैया, पॉलिनोमियल फंक्शन की कैटेगरी हो गई है, ठीक है ना। और हमें पहले से ही पता है कि ये फंक्शन हर रियल नंबर पे कंटिन्यूअस होते हैं। बट फिर भी थोड़ा सा ग्राफ बनाने की कोशिश अगर करें तो एफ एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट का ग्राफ कैसा होगा बच्चों, एफ एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट का ग्राफ कैसा होगा, अ लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। तो मान लो अगर यहां से लेके यहां तक सी है, तो दिस इज एफ एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसमें डोमेन क्या हो जाएगा बच्चों, ऑल रियल नंबर। रेंज क्या हो जाएगा बेटा, कांस्टेंट फंक्शन में ओनली सी, एंड व्हाट वी कैन से, डोमेन ऑल रियल नंबर, रेंज सी। तो बच्चों हम लोग क्या कहेंगे, और हम लोग कंटिन्यूटी के बारे में क्या कह सकते हैं कि भैया कांस्टेंट फंक्शन जो कि एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो कंटिन्यूअस एट ऑल x बिलोंग्स टू r, कंटिन्यूअस एट ऑल x बिलोंग्स टू r, ठीक है। शांति से हम ये वाली बात लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब लीनियर फंक्शन की बात करते हैं। अब देखो लीनियर फंक्शन की अगर मैं बात करूं, आपको अभी मैं छोटी सी बात बताऊंगा, आपको एकदम याद आ जाएगा। अगर आपको ध्यान हो तो एफ एक्स को y बोल सकते हैं। क्या ये एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, यानी कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस बी, उसका ग्राफ y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी पे, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जैसा होगा। तो डिपेंडिंग अपॉन स्लोप और इंटरसेप्ट कैसा होगा, उस तरीके से हमें लाइन का ग्राफ मिलेगा। अभी हमें नहीं पता, ठीक है ना भाई। वो तो ए और बी पे डिपेंड करेगा ना कि लाइन का ग्राफ कैसा होगा, ऐसा होगा कि ऐसा होगा, ठीक है। बट हाँ, जैसा भी होगा ये मिलता जुलता होगा y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। और एग्जैक्टली y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी भी क्या है, एक लीनियर फंक्शन ही तो है, y इज द फंक्शन ऑफ x, ठीक है। ओके, तो यहां पे डोमेन क्या होगी बच्चों, ऑल रियल नंबर्स। रेंज क्या होगी, ऑल रियल नंबर्स। रेंज होती है सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ y, है ना, इतनी तो पता है ना बात आपको। डोमेन इज द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x, रेंज इज द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ y, ठीक है ना। एंड दिस इज द कंटिन्यूअस एट ऑल x बिलोंग्स टू r, एट ऑल x बिलोंग्स टू r। अच्छा, लीनियर फंक्शन का ना एक छोटा बेटा है, ठीक है, छोटा बेटा है ना, एक ही बेटा, इकलौता बेटा है, ठीक है। तो बता देंगे आपको, लीनियर फंक्शन का एक छोटू सा बेटा है, क्या है बताते हैं। लीनियर फंक्शन का ना एक सबसेट है आइडेंटिटी फंक्शन। देखो आइडेंटिटी फंक्शन भी है एक लीनियर फंक्शन ही, बस वो क्या कर देना है, b को 0 और a को 1। तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। आइडेंटिटी नाम क्यों है इसका, इसका नाम आइडेंटिटी क्यों है नाम,
आइडेंटिटी नाम क्यों है इसका? क्योंकि जो डालोगे वही मिलेगा, है ना। बेसिकली ये y इक्वल टू एक्स टाइप फंक्शन हो गया ना, तो जो x डालोगे वही y मिल जाएगा। तो ये एक स्ट्रेट लाइन होती है जो कि ओरिजिन से पास होती है और उसका स्लोप 1 होता है, ठीक है ना। दिस इज y इक्वल टू एक्स। तो ये बेसिकली इट इज द सबसेट ऑफ द लीनियर फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन इज द स्पेशल केस ऑफ लीनियर फंक्शन। तो डोमेन वही रहेगी यहां पे, डोमेन ऑल रियल नंबर्स, ठीक है, रेंज ऑल रियल नंबर्स एंड कंटिन्यूअस एट ऑल x बिलोंग्स टू R। तो ये सारे के सारे फंक्शन हमने आपको इनके बारे में लिखवा दिया, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा क्वाड्रेटिक और क्यूबिक फंक्शन के डायरेक्ट ग्राफ की अगर मैं बात करूं, डायरेक्ट ग्राफ की नीड नहीं है बोर्ड लेवल पे, सीबीएसई या स्टेट बोर्ड लेवल पे क्वाड्रेटिक फंक्शन और क्यूबिक फंक्शन के ग्राफ की डायरेक्ट नीड नहीं है, बट हाँ इनके स्पेशल केस की नीड है। स्पेशल केस का मतलब अगर मैं a को 1 ले लूं और बाकी b और c को 0 ले लूं, तो क्वाड्रेटिक फंक्शन का ये वाला केस हमारे काम आ सकता है। तो ऐसे केस में हमारे पास ग्राफ कैसा आएगा बच्चों? ग्राफ कैसा आएगा बच्चों? अपवर्ड पैराबोला, है ना, अपवर्ड पैराबोला। तो यहां पे डोमेन कितनी हो जाएगी? इट इज ऑल रियल नंबर्स। रेंज में सिर्फ पॉजिटिव, क्योंकि एक्स स्क्वायर कभी नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता ना, तो 0 से इंफिनिटी। और कंटिन्यूटी में तो मैं ऑलरेडी बोल ही चुका हूं ना कि इस परिवार के जितने भी पुत्र हैं वो सारे के सारे क्या हैं? कंटिन्यूअस एट ऑल x बिलोंग्स टू R। तो क्वाड्रेटिक फंक्शन भी आपको दिख ही रहा होगा, हर जगह कंटिन्यूअस है ना। सो कंटिन्यूअस एट ऑल x बिलोंग्स टू R, ठीक है। सिमिलरली हम लोग क्यूबिक फंक्शन का भी एक क्या ले लेते हैं? केस ले लेते हैं, एक पर्टिकुलर केस ले लेते हैं, जिससे कि आपको क्यूबिक फंक्शन में भी एक आइडिया रहे कि हमने पढ़ा था, ठीक है। इसका एक पर्टिकुलर केस ले लेते हैं, fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब, और ये ग्राफ कुछ ऐसा आएगा बच्चों, ऐसा आएगा बच्चों। कैसा आएगा? ऐसा आएगा, ऐसा आएगा, ठीक है। fx इक्वल टू एक्स क्यूब। सो बच्चों बहुत ही ध्यान से अगर देखेंगे तो यहाँ डोमेन क्या है? ऑल रियल नंबर्स। रेंज क्या है बच्चों? ऑल रियल नंबर्स। एंड दिस इज कंटिन्यूअस एट ऑल x बिलोंग्स टू R, ठीक है। सो इन शॉर्ट हमने आपको सभी के सभी पॉलिनोमियल फंक्शंस पढ़ा दिए हैं, और पॉलिनोमियल फंक्शंस सभी रियल नंबर पे कंटिन्यूअस होते हैं। दीज आर द कंटिन्यूअस एवरीवेयर फंक्शन। तो यहां पे हमने जितने भी फंक्शन आपको पढ़ाए हैं, चाहे कांस्टेंट, लीनियर, आइडेंटिटी, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, है ना, ये सभी के सभी फंक्शंस क्या होते हैं? ऑल रियल नंबर्स पे कंटिन्यूअस होते हैं, ठीक है बच्चों। क्लियर है क्या? क्लियर है बच्चों? जल्दी से बता दीजिए। चलिए, तो अब बच्चों हम लोग एल्जेब्राइक फंक्शन में सेकंड कैटेगरी पढ़ेंगे, जिसका नाम होगा रैशनल फंक्शन, है ना। तो रैशनल फंक्शन पढ़ेंगे, उसकी कंटिन्यूटी पढ़ेंगे, बट बिफोर दैट स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो जो लोग थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं कि सर हम लोग एल्जेब्राइक फंक्शन में ऐसा क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो मैं उनको बता दूं कि एल्जेब्राइक फंक्शन में हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं, ठीक है। पॉलिनोमियल फंक्शन के अंदर ही हमने कई सारे फंक्शन कवर किए, है ना। पॉलिनोमियल फंक्शन के अंदर ही हमने बहुत सारे फंक्शन कवर किए। पॉलिनोमियल फंक्शन में ही हमने देखो ना, कांस्टेंट, ठीक है, लीनियर फंक्शंस, ठीक है, आइडेंटिटी फंक्शंस, देन क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, ये सब कवर किया है ना। इनके ग्राफ, डोमेन, रेंज, कंटिन्यूटी पे डिस्कशन किया है। देन पॉलिनोमियल के बाद ना हम लोग एल्जेब्रिक फंक्शन में पढ़ेंगे रैशनल फंक्शन, ठीक है। देन तीसरे नंबर पे पढ़ेंगे हम लोग मॉड्यूलस फंक्शन। देन चौथे नंबर पे पढ़ेंगे हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। देन पांचवें नंबर पे हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चों? पांचवें नंबर पे क्या पढ़ेंगे? सिग्नम फंक्शन, है ना। तो इन सारे फंक्शंस को हम लोग एल्जेब्रिक फंक्शंस की कंटिन्यूटी में कवर करेंगे। तो अब दूसरे नंबर पे क्या है? एल्जेब्रिक फंक्शन के केस में दूसरे नंबर पे क्या है? दूसरे नंबर पे क्या है? इट इज अ रैशनल फंक्शन, ठीक है ना। तो हम लोग बात करेंगे रैशनल फंक्शन की कंटिन्यूटी पे। रैशनल फंक्शन,
अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से समझना, रैशनल फंक्शन। देखिए रैशनल फंक्शन कैसे होता है, रेशो की फॉर्म में, बट किसका रेशो, पॉलिनोमियल फंक्शंस का रेशो। यानी कि एफ एक्स इज इक्वल टू, अगर मैं कहूं तो जी एक्स अपॉन एच एक्स टाइप फंक्शन को हम लोग रैशनल फंक्शन कहेंगे, लेकिन शर्त है जी एक्स भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन होना चाहिए और एच एक्स भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन होना चाहिए, और डिनोमिनेटर यानी कि जो डिनोमिनेटर में है एच एक्स वो जीरो नहीं होना चाहिए। ये रैशनल फंक्शन की कंडीशन है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कह दूं कि भैया, अगर मैं आपसे कह दूं, बच्चों बहुत ध्यान से देखना, बहुत ही ध्यान से देखना बच्चों, बहुत ही ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना, अगर मैं आपसे कह दूं कि यार ये फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन साइन एक्स, क्या ये रैशनल फंक्शन है? व्हाट यू फील, क्या ये रैशनल फंक्शन है? नहीं है। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर में इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल फंक्शन। तो क्योंकि डिनोमिनेटर में पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं है तो इसलिए इट इज नॉट अ रैशनल फंक्शन। ठीक है, अच्छा अब मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, नाउ इट्स अ रैशनल फंक्शन। क्यों? क्योंकि भैया न्यूमरेटर के अंदर भी और डिनोमिनेटर में भी दोनों में पॉलिनोमियल फंक्शन है ना। देखो ना, ये भी पॉलिनोमियल और ये भी पॉलिनोमियल। ठीक है, तो अब अगर आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन दिस इज एक्स प्लस 2 और दिस इज एक्स माइनस 2। अब एफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2। अब ध्यान से देखने की बात है, यहां पे इस रैशनल फंक्शन में डिनोमिनेटर में x की वैल्यू 2 नहीं हो सकती। अगर हुई तो फिर क्या हो जाएगा, ये नॉट डिफाइंड फंक्शन हो जाएगा। तो इसका मतलब अब क्या है बच्चों, बहुत ही ध्यान से समझिएगा, बहुत ही ज्यादा ध्यान से समझिएगा। रैशनल फंक्शन की कंटिन्यूटी पे मैं एक बात लिख रहा हूं, हम लिख रहे हैं कि भैया रैशनल फंक्शन, ठीक है, जी एक्स अपॉन एच एक्स, ये कंटिन्यूअस होता है, ये कंटिन्यूअस होता है। कहां होता है? ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। रैशनल फंक्शन सारे रियल नंबर पे कंटिन्यूअस होते हैं, एक्सेप्ट, छोड़ के। कहां पे कंटिन्यूअस नहीं होते? ऐसे एक्स वैल्यूज पे कंटिन्यूअस नहीं होते जहां पे डिनोमिनेटर 0 हो जाए। ठीक है बेटा, तो दिस इज वेरी सिंपल। तो यानी कि अगर हमें यहां पे लिखना हो, अगर हमें यहां पे लिखना हो, कहां पे? यहां पे, तो हम लिख सकते हैं कि यार एफ एक्स बराबर एक्स अपॉन ये जो आपका फंक्शन है एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2, हम लिख सकते हैं कि दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर्स एक्सेप्ट जहां पे डिनोमिनेटर 0 हो रहा है। तो डिनोमिनेटर कहां 0 हो रहा है? x इक्वल टू 2 पे। तो यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट ऑल x बिलोंग्स टू r माइनस 2। ठीक है, क्लियर है बच्चों? तो फटाफट से इस पूरी जानकारी को नोट करेंगे। रैशनल फंक्शन का एक बहुत ही प्यारा सा केस हम पढ़ाते हैं बच्चों को, दैट इज रेसिप्रोकल फंक्शन। रेसिप्रोकल फंक्शन, ठीक है, ये एक बहुत ही प्यारा सा फंक्शन हम बच्चों को पढ़ाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए ये पूरी बात आप नोट कर लेंगे बच्चों, है ना, पूरी बात आप नोट कर लेंगे प्लीज। ओके, तो हम बच्चों को एक बहुत ही प्यारा फंक्शन पढ़ाते हैं, एक एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स। दिस इज द स्पेशल केस ऑफ द रैशनल फंक्शन। इसको रेसिप्रोकल फंक्शन भी बोल देते हैं हम लोग कई बार, तो दिस इज रेसिप्रोकल फंक्शन भी बोल देते हैं हम लोग, है ना, रेसिप्रोकल फंक्शन। तो यहां से जो हमें ग्राफ मिलता है बच्चों, दैट इज बेसिकली द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, है ना, ऐसा करके ग्राफ मिलता है। दिस इज द ग्राफ ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स, है ना। ऐसा कुछ ग्राफ आपने वो क्या पढ़ाते हैं पीवी इक्वल टू एनआरटी में, है ना, आइसोथर्मल प्रोसेस में प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम वाले में, बट वहां पे प्रेशर
बेसिकली वॉल्यूम नेगेटिव नहीं हो सकता, तो आइसोथर्मल प्रोसेस में आपको सिर्फ ग्राफ इधर ही मिलता है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। बट हमारे पास यहाँ पे एक्स और वाई दोनों नेगेटिव हो सकते हैं, तो इसलिए ग्राफ इधर भी मिल रहा है। सो दिस इज अ रेसिप्रोकल फंक्शन। अगर आप यहाँ पे बहुत ध्यान से देखेंगे तो इसकी प्रजाति क्या है तो ये रैशनल फंक्शन है ना। न्यूमरेटर में कांस्टेंट पॉलिनोमियल, अरे सारे के सारे रियल नंबर कांस्टेंट पॉलिनोमियल होते हैं। सो न्यूमरेटर में कांस्टेंट पॉलिनोमियल और डिनोमिनेटर में लीनियर पॉलिनोमियल, तो सिंपल क्या हुआ, ये रैशनल फंक्शन हो गया। तो यहां पे डोमेन क्या है बच्चों, डोमेन है ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0। फंक्शन x इक्वल टू 0 पे डिफाइंड नहीं है। रेंज क्या है बच्चों, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0। और फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस एट ऑल x बिलोंग्स टू R, एट ऑल x बिलोंग्स टू R एक्सेप्ट 0। फंक्शन 0 पे डिफाइंड ही नहीं है तो कंटिन्यूअस तो क्या होगा, ठीक है। सो एट ऑल x बिलोंग्स टू R एक्सेप्ट 0। क्लियर है बच्चों, जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बताइए ना प्लीज। क्लियर है क्या, फटाफट से नोट करिएगा। नाउ एट द थर्ड पोजीशन इन द अलजेब्राइक फंक्शन कैटेगरी हम लोग पढ़ेंगे मॉडुलस फंक्शन की कंटिन्यूटी को, मॉडुलस फंक्शन की कंटिन्यूटी को, ठीक है, ठीक है भैया। तो मॉडुलस फंक्शन की कंटिन्यूटी को पढ़ेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, सो मॉडुलस फंक्शन की कंटिन्यूटी को पढ़ते हैं। अब स्टूडेंट्स अलजेब्राइक फंक्शंस की कैटेगरी में हम लोगों को तीसरा फंक्शन पढ़ना है, विच इज अ मॉडुलस फंक्शन, ठीक है, मॉडुलस फंक्शन, मॉड्यूलस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन। अब स्टूडेंट्स मॉडुलस करता क्या है, बेसिकली देखो, मॉडुलस अगर अंदर एक पॉजिटिव क्वांटिटी है तो पॉजिटिव ही रखा रहने देगा, मॉडुलस 5 है तो 5 ही रहेगा। लेकिन अगर मॉडुलस के अंदर अगर नेगेटिव क्वांटिटी है तो मॉडुलस क्या करेगा, इस नेगेटिव क्वांटिटी को पॉजिटिव बनाएगा। अब नेगेटिव क्वांटिटी को पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक नेगेटिव देना पड़ेगा, तभी तो वो पॉजिटिव बनेगा, ठीक है। अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से समझिएगा, ऐसे ही बिल्कुल मॉडुलस काम करता है। तो हमने एक मॉडुलस फंक्शन लिया fx इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x। तो अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से समझिएगा, जब अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव है या फिर 0 है, यानी कि x पॉजिटिव है या 0 है, तो मॉडुलस का कोई काम नहीं है, हमने यहां पे विदाउट मॉडुलस x लिख दिया। बट जिस दिन अंदर की क्वांटिटी नेगेटिव होगी, है ना, क्या होगी, नेगेटिव होगी, तो यानी कि x लेस देन 0 होगा, नेगेटिव क्वांटिटी लेस देन 0 होती है। तो अगर अंदर की क्वांटिटी नेगेटिव है तो मॉडुलस क्या करेगा, एक नेगेटिव और देके उसको पॉजिटिव बनाने की कोशिश करेगा। क्लियर है क्या, मॉडुलस क्या करेगा, उसको एक नेगेटिव देके पॉजिटिव बनाने की कोशिश करेगा, ठीक है भैया, क्लियर है क्या। चलिए अब अगर हम बहुत ही ध्यान से देखें तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा बच्चों। अब बच्चों बहुत ही ध्यान से देखिएगा, जब x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी है, यानी कि x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, तो फंक्शन आपके पास fx इक्वल टू x है, यानी कि बिल्कुल एक आइडेंटिटी फंक्शन की तरह है ना। इट्स fx इक्वल टू x, यानी कि 1 पे 1 आएगा, 2 पे 2 आएगा, है ना। तो दिस इज fx इक्वल टू x। और जब अंदर की जब x हमारा क्या है, लेस देन 0 है, x क्या है, लेस देन 0 है, तो fx क्या है हमारे पास, माइनस x है, तो यानी कि -1 पे +1 मिलेगा, -2 पे +2 मिलेगा। सो दिस इज fx इज इक्वल टू -x। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ अ मॉडुलस फंक्शन। अब अगर आप बहुत ही ध्यान से देखो, इस पर्टिकुलर मॉडुलस फंक्शन में अगर हम लोग डोमेन की बात करें तो डोमेन क्या है भैया, सारे रियल नंबर्स पे डिफाइंड है, सारे रियल नंबर्स पे डिफाइंड है, ठीक है ना। कोई सा भी x वैल्यू ले लो, 0, देखो कोई भी रियल नंबर या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा या 0 से छोटा होगा, तो डोमेन यानी कि सभी रियल नंबर्स पे फंक्शन डिफाइंड है। रेंज की हाँ मैं कह सकता हूं कि मॉडुलस फंक्शन कभी नेगेटिव नंबर नहीं देगा, तो 0 से इंफिनिटी।
अच्छा, कंटिन्यूटी पे अगर बात करना चाह रहे हैं, क्योंकि चैप्टर हमारा कंटिन्यूटी है, तो मॉडुलस फंक्शन सभी रियल नंबर्स पे कंटिन्यूअस होता है। मतलब ये बात आप दिमाग में बिठा लो कि मॉडुलस फंक्शंस आर कंटिन्यूअस एवरीवेयर फंक्शन, दे आर कंटिन्यूअस एट ऑल x बिलोंग्स टू r। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं कि मॉडुलस फंक्शन आर कंटिन्यूअस एट ऑल x बिलोंग्स टू r। आप इस चीज को फील भी कर सकते हो। आप कोई भी रियल नंबर पे चेक करके देखो, आप कोई भी रियल नंबर पे चेक करके देखो बेटा, आप कोई भी रियल नंबर पे चेक करके देखो, आपका फंक्शन कंटिन्यूअस ही रहेगा, है ना। आप कोई भी रियल नंबर पे चेक करके देखो, आपका फंक्शन हर जगह क्या है, कंटिन्यूअस ही है, कहीं टूट ही नहीं रहा है ब्रेक, कहीं कहीं फंक्शन का ग्राफ टूट ही नहीं रहा है, हर जगह कंटिन्यूअस है। सो मॉडुलस फंक्शन आर कंटिन्यूअस एट ऑल x बिलोंग्स टू r, एट ऑल x बिलोंग्स टू r। ठीक है, चेक कर लो। ठीक है, तो यानी कि ये जो फंक्शन हमें दिया है f(x = मॉडुलस x), दिस इज कंटिन्यूअस एट ऑल x बिलोंग्स टू r। ठीक है, मॉडुलस फंक्शन आर कंटिन्यूअस एट ऑल x बिलोंग्स टू r, यानी कि कंटिन्यूअस एवरीवेयर फंक्शन होते हैं, यानी कि मॉडुलस फंक्शन कंटिन्यूअस एवरीवेयर फंक्शन होता है। यानी कि कल को अगर वो हमें क्वेश्चन दे दे, बताओ भैया ये फंक्शन हर जगह कंटिन्यूअस है क्या, ये फंक्शन हर जगह कंटिन्यूअस है क्या, ये फंक्शन हर जगह कंटिन्यूअस है क्या, ये फंक्शन कंटिन्यूअस है क्या हर जगह, तो हम कहेंगे कि भैया कोई भी फंक्शन, है ना। तो हम लोग यहां पे क्या लिख रहे हैं कि मॉडुलस फंक्शन मॉडुलस x माइनस a, ठीक है, x प्लस और माइनस a आर कंटिन्यूअस, है ना। अच्छा, प्लस और माइनस a भी लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस a लिख दो चाहे माइनस a लिख दो, है ना। अब a नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो मॉडुलस फंक्शन आर कंटिन्यूअस एट ऑल x बिलोंग्स टू r। तो ये जितने भी फंक्शन ऊपर लिखे हुए हैं, ये सभी के सभी रियल नंबर पे क्या हैं, कंटिन्यूअस हैं, कंटिन्यूअस हैं। और आप इसका बकायदा ग्राफ भी बना सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप किसी भी एक को चूज करके उसका आप ग्राफ भी बना सकते हो, बड़ा इजी है, बड़ा इजी है, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे को इसका ग्राफ बनाना है तो बड़ा इजी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे बना सकते हैं हम लोग ग्राफ, हम लोग हमेशा ग्राफ, जो टेक्निक हमने आपको लेफ्ट हैंड साइड में इधर सिखाई है वही टेक्निक हमेशा इस्तेमाल करनी है। जब ये क्वांटिटी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगी, यानी कि x माइनस 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, यानी कि पॉजिटिव या 0 होगा, तो मॉडुलस का कोई काम नहीं है, ठीक है। और जब ये वाली क्वांटिटी नेगेटिव होगी, नेगेटिव होगी, नेगेटिव होगी, तो इसका मतलब क्या हो गया, मॉडुलस क्या करेगा, एक नेगेटिव और देगा टू मेक इट पॉजिटिव। ठीक है बच्चों, क्लियर है क्या। और जैसे ही ऐसा हो जाए उसके बाद तो आप समझो ना, देखो ये क्या है, fx इज इक्वल टू मॉडुलस x माइनस 5, दिस इज इक्वल्स टू x माइनस 5 फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 एंड फॉर x लेस देन 5 इट इज माइनस x प्लस 5। तो आपको क्या करना है बच्चों, सिंपल 1 2 3 4 5। तो मॉडुलस फंक्शन की जो नॉच बनती है ना, नॉच, नाक जो बनती है, वो कहां बनती है, जहां पे अंदर की क्वांटिटी 0 हो जाती है। तो यानी कि x इक्वल टू 5 पे क्या बनेगी, नाक बनेगी, 1 2 3 4 5, तो यहां पे 5 है। अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखेंगे, जब x की वैल्यू 5 और 5 से बड़ी है, जब x की वैल्यू 5 और 5 से बड़ी है, तो फंक्शन क्या है हमारा, x माइनस 5, तो यानी कि 6 पे क्या वैल्यू दे देगा, 6 में से 5 गया 1, है ना। 6 पे क्या वैल्यू देगा, 6 में से 5 गया 1। तो इस तरीके से ग्राफ मिलेगा आपको, ठीक है, इस तरीके से ग्राफ मिलेगा। तो दिस इज हाउ यू कैन मेक द ग्राफ ऑफ द मॉडुलस फंक्शन, एंड मॉडुलस फंक्शन आर कंटिन्यूअस एवरीवेयर। तो हम लोग ध्यान से, बार बार हमें ध्यान रखना है, हमें भूल नहीं जाना है कि हम चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं, कंटिन्यूटी का चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो मॉडुलस फंक्शंस आर कंटिन्यूअस एवरीवेयर फंक्शंस। तो यानी कि ये फंक्शन आंख बंद करके, ये फंक्शन आंख बंद करके हर जगह कंटिन्यूअस है ना, सारे रियल नंबर पे कंटिन्यूअस है। क्या ये 1,01,101 पे कंटिन्यूअस है, हाँ है।
भैया ये सब जगह कंटिन्यूस होते हैं, तो 1,00,000, 1,000, 101 पे भी कंटिन्यूस होगा। ठीक है, क्लियर है क्या? सो दिस इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन। नाउ द नेक्स्ट इज व्हाट बच्चों, हम लोगों को पढ़ना है, नेक्स्ट हमें क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो फटाफट से वीडियो को पॉज करके नोट करिएगा बच्चों, प्लीज फटाफट से वीडियो को पॉज करके नोट करिएगा। चलिए स्टूडेंट्स, तो अब बात करेंगे एल्जेब्राइक फंक्शन में फोर्थ, एल्जेब्रिक फंक्शंस की कैटेगरी में फोर्थ फंक्शन का कंटिन्यूटी, इट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, सो बेसिकली ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की अगर हम लोग बात करें, थोड़ा सा इसको रिकॉल करते हैं, थोड़ा सा इसको रिकॉल करते हैं। देखिएगा बच्चों बहुत ही ध्यान से, बेसिकली ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन करता क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन करता क्या है? स्क्वायर ब्रैकेट एक्स के अंदर रखते हैं हम लोग, तो बेसिकली करता क्या है? अगर अंदर, बहुत ध्यान से देखेंगे, एक नॉन इंटीजर है, देखेंगे बहुत ध्यान से, अगर एक अंदर इंटीजर है, इंटीजर है तो आंसर सेम आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा? सेम, सेम इंटीजर, लाइक 2। यानी कि अगर अंदर इंटीजर है तो आंसर क्या आ जाएगा? सेम इंटीजर। अगर अंदर इंटीजर है तो आंसर क्या आ जाएगा? सेम इंटीजर। लेकिन अगर अंदर एक नॉन इंटीग्रल वैल्यू है, अगर अंदर एक नॉन इंटीग्रल वैल्यू है, लाइक 2.1 है ना, तो नॉन इंटीजर है, नॉन इंटीजर है, तो आंसर क्या आएगा बच्चों? जस्ट छोटा इंटीजर, जस्ट छोटा इंटीजर। यानी कि 2.1 है तो आंसर क्या आ जाएगा? 2। 2.2 है तो आंसर क्या आएगा? जस्ट छोटा इंटीजर यानी कि 2। और ऐसे करके 2.9 तक भी क्या ही आंसर आएगा? 2.9 भी क्या है? नॉन इंटीजर वैल्यू है ना, तो जस्ट छोटा इंटीजर यानी कि 2 है ना। अगर आप नंबर लाइन पे देखें तो यहां पे देखें, अगर लेट्स से ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो 2.1, 2.2 है ना। तो अगर 2.1 है तो उससे जस्ट छोटा इंटीजर कौन सा है बच्चों? ये है ना, जस्ट छोटा जो वैल्यू है 2.2 पे भी क्या है? 2 ही है। ठीक है, तो 2.1 से जस्ट छोटा इंटीजर 2 है, 2.2 से भी जस्ट छोटा इंटीजर 2.9 से भी जस्ट छोटा इंटीजर 2 ही होगा। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो अब स्टूडेंट्स यही सेम चीज हमें अप्लाई करनी है और हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का क्या करना है? ग्राफ ऑब्टेन करना है। क्या ऑब्टेन करना है बेटा? ग्राफ ऑब्टेन करना है। बहुत ही ध्यान से देखेंगे बच्चों, बहुत ही ध्यान से देखेंगे, एक्स वाई। ठीक है, अब बच्चों बहुत ही ध्यान से देखेंगे, ग्राफ प्लॉट करने जा रहा हूं मैं। 0 पे क्या वैल्यू होगी? 0 ही होगी। ठीक है, अच्छा, अगर आप बहुत ही ध्यान से देखो तो 0.1 पे भी क्या वैल्यू होगी? जस्ट छोटा इंटीजर 0 ही है। और यहां से लेके 0.9 तक भी क्या वैल्यू होगी? जस्ट छोटा इंटीजर 0 ही होगी। तो यानी कि 0.9 तक भी आपका आंसर क्या होगा? 0 ही होगा। बट जैसे ही आपका वैल्यू हो जाएगा 1, तो 1 पे क्या आंसर होगा बेटा? 1 अगर अंदर इंटीजर है तो वापस से क्या हो जाएगा? इंटीजर ही आ जाएगा। तो यानी कि 1 पे, लेट्स से ये 1 है तो यहां पे वैल्यू मिल गई। अब 1.1 पे क्या मिलेगा? जस्ट छोटा इंटीजर 1 ही मिलेगा। और ऐसा करके 1.9 तक भी जस्ट छोटा इंटीजर 1 ही मिलने वाला है। और जैसे ही 2 आएगा तो 2 पे क्या मिलेगा बच्चों हमें? देखो 1 से लेके 1.9 तक आपको क्या मिल रहा है? 1 ही मिल रहा है। 0 से लेकर 0.9 तक आपको क्या मिल रहा है? 0 ही मिल रहा है। ठीक है ना। ऐसी 2 पे क्या मिलेगा बच्चों? एग्जैक्टली 2 अगर अंदर इंटीजर है तो बाहर भी क्या आएगा? इंटीजर ही आएगा। तो 2 पे लेट से वैल्यू आ जाएगी 2। और 2.1 पे भी क्या मिलेगा? 2 ही मिलेगा। एंड ऐसे करके 2.9 तक भी क्या मिलेगा बच्चों? बहुत ध्यान से देखेंगे, इट इज 2.9 तक भी क्या मिलेगा बच्चों? 2 ही मिलेगा। और जैसे 3 आएगा तो 3 पे 3 मिलने लगेगा। ठीक है, 3 पे 3 मिलने लगेगा।
और ऐसे ही अगर हम लोग बात करें तो -1 पे क्या मिलेगा, -1 मिलेगा, और माइनस का 0.1 पे क्या मिलेगा, -1 ही मिलेगा। राइट है, क्लियर है बच्चों। तो अगर आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे तो -0.1 से लेके -1 तक, इनफैक्ट माइनस का 0.9 तक भी आपको क्या मिलेगा, जस्ट छोटा इंटीजर यानी कि -1। तो इसका मतलब क्या है, अगर आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे तो ये आपको ऐसे मिलेगा ना, 0 से लेके -1 तक -1 ही मिल रहा है। तो ऐसे करके आपके पास क्या मिल जाएगा बच्चों, ये देखिए यहाँ पे -2 है और ये यहाँ पे -1 -2, ठीक है। तो यानी कि अगर आप इसका फंक्शन का ग्राफ देख रहे होंगे तो इट्स अ स्टेप फंक्शन। तो इसलिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हम लोग क्या भी बोलते हैं बच्चों, स्टेप फंक्शन भी बोल देते हैं, समटाइम्स फ्लोर फंक्शन भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि फ्लोर फंक्शन क्यों बोलते हैं, फ्लोर फंक्शन क्यों बोल देते हैं, फ्लोर फंक्शन, फ्लोर मतलब होता है फर्श, है ना। तो फ्लोर फंक्शन इसलिए बोल देते हैं कि भैया जैसे मान लो ये 1 है, ये 2 है, तो अगर आप बहुत ही ध्यान से देखोगे तो 2.1 भी कहां आके गिरेगा, 2 पे ही। 2.2 की वैल्यू भी कहां आके गिरेगी, 2 पे ही, है ना। 2.3 की वैल्यू भी कहां आके गिरेगी, 2 पे ही, है ना। अगर आप देख रहे हो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में, तो यानी कि सारी वैल्यू अपने फ्लोर पे गिर रही है ना। तो इसलिए फ्लोर फंक्शन भी बोल देते हैं। बट अगर आप स्टेप फंक्शन के तौर पे भी याद रखो तो दैट इज मोर देन इनफ फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशंस, ठीक है। तो स्टेप फंक्शन, अब अगर आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे बच्चे, ये तो हमने आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन समझा है। तो यहां पे दो बातें बहुत ध्यान रखने की है। पहली चीज ये कि भैया अगर हम डोमेन की बात करें बच्चों तो ऑल रियल नंबर्स है, यानी कि सभी जगह फंक्शन डिफाइंड तो है ना, सारे रियल नंबर्स पे। भैया देखो ना, यहां पे इसके अंदर तो आप कोई भी रियल नंबर डाल सकते हो ना, तो वैल्यू डिफरेंट आएगी। भैया देखो जैसे हमने क्या करा, x की वैल्यू की जगह कई बार तो इंटीजर रखा और कई बार नॉन इंटीजर रखा, इंटीजर और नॉन इंटीजर मिला के रियल नंबर्स हो गए। तो डोमेन तो ऑल रियल नंबर्स, आप कोई भी रियल नंबर रख के फंक्शन की वैल्यू निकाल सकते हो। रेंज की अगर हम बात करें बच्चों, तो आपको मैं बता दूं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जब उगलता है कुछ मुंह से तो सिर्फ इंटीजर उगलता है। तो रेंज क्या होगा, द सेट ऑफ इंटीजर्स। अच्छा, कंटिन्यूटी की बात करेंगे बच्चों, तो अगर आप बहुत ही ध्यान से देखो तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ना कहां होता है, कंटिन्यूअस। तो अगर आप बहुत ही ध्यान से देखोगे बच्चों, तो जितने भी इंटीजर्स हैं, है ना, 1 पे 2 पे 3 पे, वहां पे फंक्शन का ग्राफ टूट जा रहा है। जितने भी इंटीजर्स हैं वहां पे फंक्शन का ग्राफ क्या हो जा रहा है बच्चों, टूट जा रहा है, टूट जा रहा है। तो जितने भी इंटीजर्स हैं यानी कि हम लोग क्या बोलेंगे कि भैया फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है एट ऑल x बिलोंग्स टू z। जितनी भी जगह इंटीजर्स आ रही है ना, अगर आप देखो तो यहां पे फंक्शन का ग्राफ टूट जा रहा है, फंक्शन का ग्राफ टूट जा रहा है, फंक्शन का ग्राफ टूट जा रहा है। तो यानी कि डिसकंटिन्यूअस एट ऑल x बिलोंग्स टू z। और इसका मतलब फिर कंटिन्यूअस कहां है, नॉन इंटीग्रल वैल्यू पे फंक्शन कंटिन्यूअस हो रहे हैं। तो यानी कि कंटिन्यूअस एट ऑल x बिलोंग्स टू, है ना, x बिलोंग्स टू r माइनस z। यानी कि हम लोग अगर इस बात को बहुत अच्छे से लिखना चाहते हैं तो हम लिखेंगे कि डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीजर्स, इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x, है ना, डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x, और कंटिन्यूअस एट ऑल नॉन इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x, नॉन इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x पे, नॉन इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x पे क्या हो गया बच्चों, हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के जो ग्राफ है वो कंटिन्यूअस है। आप देख लो 1.2 नॉन इंटीजर है, तो यहां पे फंक्शन 1.2 से लेके 1.9 तक, 1.1 से लेके 1.9 तक क्या है, कंटिन्यूअस है। तो नॉन इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x पे फंक्शन कंटिन्यूअस है और इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। तो ये 4 बातें आप याद रखना, ठीक है। क्लियर है बच्चों, फटाफट से इसको नोट कर लो। अब हम लोग अलजेब्राइक फंक्शन की कैटेगरी में हम लोग लिखेंगे, हम लोग अलजेब्राइक फंक्शन की कैटेगरी में हम लोग लिखेंगे सिग्नम फंक्शन के बारे में, है ना। अलजेब्राइक फंक्शन की कैटेगरी में हम लोग समझेंगे सिग्नम फंक्शन के बारे में।
ठीक है बेटा, क्लियर है क्या? सबने नोट कर लिया क्या? तो यहां पे जब सबने सब कुछ नोट कर लिया है, ठीक है, तो अब एल्जेब्राइक फंक्शन की कैटेगरी में द लास्ट अच्छा यहां पे एक एग्जांपल आ गया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो हम लोग जरा एग्जांपल की जगह को भी इस्तेमाल करेंगे। मैं तो तेरा मन भरिया हो गल्ला तेरिया जो हो लंगदा है यारा हो गल गल ते शक कर दे एतबार जरा भी नहीं हुण तेरिया अखियां च मेरे लिए प्यार जरा भी नहीं मेरा ते कोई है नहीं तेरे बिन। सिग्नम फंक्शन की कंटिन्यूटी के बारे में पढ़ेंगे बच्चों, है ना? तो सिग्नम फंक्शन की कंटिन्यूटी के बारे में पढ़ेंगे, बहुत ही ध्यान से देखेंगे। सिग्नम फंक्शन कैसा होता है? एफ एक्स इज इक्वल टू एस जी एन एक्स। ये कैसा होता है बच्चों? इट इज इक्वल्स टू मॉडुलस एक्स अपॉन एक्स फॉर एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 एंड फॉर एक्स इज इक्वल टू 0 इट इज 0। ठीक है, इट इज 0। दिस इज योर सिग्नम फंक्शन। अगर हम लोग इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में पढ़ना चाहें तो हमने इसको ऐसे नहीं पढ़ा होगा। हमने इसकी कौन सी फॉर्म पढ़ी होगी? देखो बताता हूं। अब देखो, मॉडुलस है, मॉडुलस मतलब जब अंदर की क्वांटिटी ग्रेटर देन 0 होगी तो मॉडुलस का कोई काम नहीं है। ठीक है, अच्छा, फिर अगर अंदर की क्वांटिटी लेस देन 0 होगी तो मॉडुलस क्या करेगा? इसको पॉजिटिव बनाने के लिए एक नेगेटिव देगा अपॉन एक्स, और एक्स इक्वल टू 0 पे तो 0 ही है। तो यहां पे सिग्नम फंक्शन की फाइनल डेफिनेशन आ जाती है ऐसे। तो देखो, ये सिग्नम फंक्शन का विस्तार रूप है कि भैया सिग्नम फंक्शन एक्चुअली ऐसे डेवलप हुआ, लेकिन इतना लंबा कोई पढ़ना नहीं चाहता है। ठीक है, सब आदमी को शॉर्टकट चाहिए जिंदगी में। तो सिग्नम फंक्शन की एक बहुत ही बेसिक डेफिनेशन जो है वो हम ऐसे लिखवा देते हैं। ठीक है, ऐसे लिखवा देते हैं। ठीक है, ऐसे लिखवा देते हैं, है ना? ये सारी बात लिखवा के कोई फायदा नहीं है, किसी बच्चे को नहीं पढ़ना है। ठीक है, ठीक है भैया, चलिए अब बच्चों बहुत ही ध्यान से देखिएगा सिग्नम फंक्शन। तो यहां पे अगर हम लोग फंक्शन का ग्राफ बनाने की भी कोशिश करें तो देखो 0 पे वैल्यू कितनी है? 0 है, और 0 से बड़े x पे वैल्यू 1 है, और 0 से छोटे x पे वैल्यू -1 है। तो यहां पे आपको साफ साफ पता चल रहा है सिग्नम फंक्शन में डोमेन कितनी है? ऑल रियल नंबर्स। रेंज में हमें 3 ही नंबर्स मिलते हैं, दैट इज -1, 0 और 1। और कंटिन्यूटी की बात करें तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि सिग्नम फंक्शन का जो ग्राफ है वो हर जगह कंटिन्यूअस है, बस यहां पे टूट जाता है। बाकी तो हर जगह कंटिन्यूअस है ना, बस यहीं पे टूट जाता है। तो इसका मतलब हम लोग क्या कहेंगे बच्चों? हम लोग क्या बोलेंगे कि सिग्नम फंक्शन है ना, एफ एक्स इज इक्वल टू सिग्नम फंक्शन एस जी एन एक्स, यानी कि एस जी एन एक्स मतलब 1 फॉर एक्स ग्रेटर देन 0, ठीक है, और फॉर एक्स इक्वल्स टू 0 0 एंड फॉर एक्स लेस देन 0 इट इज -1। तो सिग्नम फंक्शन इज discontinuous at x equals to 0। या तो हम ऐसे लिखें, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि सिग्नम फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट ऑल x बिलोंग्स टू R एक्सेप्ट 0। दोनों बातें वैलिड बातें हैं। तो ये हमने आपको अलजेब्राइक फंक्शन की कंटिन्यूटी का पूरा जिक्र बता दिया है। ठीक है, तो एक शॉर्ट नोट लिख लें क्या, क्योंकि काफी सारी चीजें आपने पढ़ ली हैं। तो एक शॉर्ट नोट लिख लें क्या भैया, जल्दी बताइए। चलिए शॉर्ट नोट लिख लेते हैं। पॉलिनोमियल फंक्शन, है ना, देखिए एक शॉर्ट नोट लिखते हैं, है ना, कंटिन्यूटी। यहां पे एक शॉर्ट नोट लिख लेते हैं, समरी लिख लेते हैं। कंटिन्यूटी ऑफ अलजेब्राइक फंक्शन, कंटिन्यूटी ऑफ अलजेब्राइक फंक्शन। ठीक है, कंटिन्यूटी ऑफ अलजेब्राइक फंक्शन। इस पे यहां पे लिख देते हैं कि भैया पॉलिनोमियल फंक्शन आर कंटिन्यूअस, पॉलिनोमियल, है ना, पॉलिनोमियल फंक्शन
are continuous at all x belongs to R। ठीक है, पॉलिनोमियल फंक्शन की कैटेगरी में बहुत सारे फंक्शंस आ जाते हैं। कौन कौन से? कांस्टेंट फंक्शन है ना, कांस्टेंट फंक्शन, लीनियर फंक्शन, ठीक है, आइडेंटिटी फंक्शन, ये सारे फंक्शन जो हैं है ना, क्वाड्रेटिक फंक्शंस, क्यूबिक फंक्शंस, ये सारे फंक्शंस जो हैं ये सब क्या है? दीज आर द कंटिन्यूअस एट ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। ठीक है, अच्छा दूसरी बात हम लोग क्या लिख देंगे यहां पे लिख देंगे रैशनल फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स अपॉन एच एक्स, जहां पे दोनों पॉलिनोमियल होने चाहिए, आर कंटिन्यूअस एट ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर एक्सेप्ट, जहां पे डिनोमिनेटर 0 हो जाता है, ऐसे एक्स पे कंटिन्यूअस नहीं होता है ना। फिर तीसरे नंबर पे मॉडुलस फंक्शन दैट इज एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस एक्स माइनस ए आर कंटिन्यूअस एट ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, ठीक है, एट ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। ठीक है बच्चों, यहां पे हम थोड़ा सा समरी लिख दे रहे हैं जिससे कि जो भी हमने पढ़ा है उसको आप अच्छे से कंठस्थ कर लो, है ना। उसके बाद अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ेंगे। ठीक है, तो कंटिन्यूअस एट ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। चौथा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, यानी कि एफ एक्स इज इक्वल टू दिस। ठीक है, यहां पे लिखेंगे कंटिन्यूअस एट नॉन इंटीजर्स एंड डिसकंटिन्यूअस एट इंटीजर्स, डिसकंटिन्यूअस एट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या लिख दिया यहां पे? सिग्नम फंक्शन। तो एफ एक्स इज इक्वल टू एस जी एन एक्स, सिग्नम ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर एक्सेप्ट 0। तो ये सारी की सारी बातें आपको ध्यान रहनी चाहिए, है ना। और ये पॉलिनोमियल फंक्शंस के कैटेगरी में तो हमने ये सारी की सारी जो लिखवाए हैं, है ना, दिस आर द कंटिन्यूअस एट ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। तो कौन से फंक्शन कहां कंटिन्यूअस होते हैं, कहां नहीं होते हैं, ये सब हमने आपको बता दिया है। ठीक है ना, तो उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए धीरे धीरे ना क्या होता है कि हमें अभी ऐसा लगेगा यार बहुत सारी चीजें हमें याद हैं, बहुत सारी चीजें नहीं है, बट जब हम उनको अप्लाई करना शुरू करेंगे ना तो बहुत सारी चीजें जो हैं हमें इजी लगने लगेंगी कि यार ये तो हमने पढ़ रखा है। ठीक है ना, तो अब जैसे कि हम थोड़ा पहले पेज पे चले जाते हैं, ठीक है, हमने क्या कहा था आपको कि भाई कंटिन्यूटी बाय इंस्पेक्शन ऑफ ग्राफ। अब देखो आज की तारीख में जब हमने ये लेक्चर स्टार्ट किया था तब हमें इतने सारे फंक्शंस के ग्राफ नहीं आते थे, इतने सारे फंक्शंस की कंटिन्यूटी के बारे में कोई आइडिया नहीं था, बट अभी एटलीस्ट हमने इतने सारे फंक्शंस की कंटिन्यूटी का आइडिया ले लिया है, ठीक है ना, इतने सारे फंक्शंस की कंटिन्यूटी का आइडिया ले लिया है। ठीक है, तो ऐसे धीरे धीरे अभी जैसा कि मैंने आपको बताया था, तो देखिए अभी अलजेब्राइक फंक्शंस की कंटिन्यूटी का आइडिया हमें हो चुका है। ठीक है, इनफैक्ट अलजेब्राइक फंक्शंस में हमें डोमेन रेंज का भी आइडिया हो चुका है, ग्राफ का भी आइडिया हो चुका है। अब हम लोग बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। इन तीनों की भी फंक्शन, डोमेन रेंज एंड ग्राफ एंड कंटिन्यूटी पे डिस्कशन करेंगे। तो एक हिस्सा हमारा कंटिन्यूटी का यहां खत्म हो जाता है कि भैया हमें फंक्शन के ग्राफ की कंटिन्यूटी देख के समझ में आ जा रही है, क्योंकि बहुत सारे फंक्शन के ग्राफ तो हमें आते हैं, हमें बहुत सारे फंक्शन सुन के, है ना, सिर्फ फंक्शन का नाम सुन के बता देंगे कि भैया कहां पे कौन सा कंटिन्यूअस है और कहां पे कौन सा फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वो है भैया ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की कंटिन्यूटी को पढ़ना, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस की कंटिन्यूटी को पढ़ना। चलो जी स्टूडेंट्स, तो अब बात करेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस की कंटिन्यूटी पे। ठीक है, चलिए, सो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस की कंटिन्यूटी में सबसे पहले एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स की बात करेंगे हम लोग। ठीक है भैया,
एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। ओके, तो साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता है बच्चों? अगर आपको बहुत ही स्लाइटली ध्यान हो तो हमने कुछ इस तरीके से फंक्शन का ग्राफ बनाया था, है ना, कुछ ऐसे बनाया था, है ना, 0 पाई देन 2 पाई, राइट है, और पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, राइट है, एंड दिस इज 2 पाई प्लस पाई बाई 2 दैट इज 5 पाई बाई 2। इस तरीके से ग्राफ हमारा बन रहा था। मैक्सिमम ये 1 जा रहा था और मिनिमम ये माइनस का 1 जा रहा था। तो अगर साइन एक्स की अगर हम लोग डोमेन की बात करें, डोमेन की बात करें ना, डोमेन की, तो आपको भी दिख रहा है साफ साफ ऑल रियल नंबर से, ऑल रियल नंबर से, ठीक है ना भैया। फंक्शन जो साइन एक्स है वो सारे के सारे रियल नंबर्स पे डिफाइंड है, ठीक है। अगर हम लोग रेंज की बात करें, रेंज की बात करें तो ये अगर आप देखो तो मैक्सिमम 1 तक वैल्यू दे रहा है, मिनिमम -1 तक वैल्यू दे रहा है, तो रेंज इसकी क्या रहेगी? -1 to 1। ठीक है बेटा, क्लियर है क्या? ठीक है, तो साइन एक्स का आपको हमने ग्राफ डोमेन रेंज बता दिया। अच्छा, इसके अलावा कंटिन्यूटी पे बात करते हैं तो मैं यहां पे आपको एक चीज दिखा देना चाहता हूं कि भैया एफ एक्स बराबर साइन एक्स आप देख भी सकते हैं किसी भी रियल नंबर पे ये कंटिन्यूअस ही है, किसी भी रियल नंबर पे, है ना। आप चेक कर सकते हो किसी भी रियल नंबर पे ये आपको कंटिन्यूअस, है ना, कहीं पे भी फंक्शन का ग्राफ टूट नहीं रहा है ना। तो एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स इज कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस एट ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है ना, एट ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, ठीक है भैया, क्लियर है क्या? चलिए, तो cos x का भी पढ़ लेंगे यहीं पे, cos x का भी पढ़ लेंगे यहीं पे। चलिए cos x का भी पढ़ लेते हैं। इट इज एफ एक्स इज इक्वल टू cos x। नाउ cos x की अगर मैं बात करूं तो ग्राफ कैसा होगा? 0 पे इसकी वैल्यू 1 होती है, तो ऐसे करके कुछ फंक्शन का ग्राफ आएगा आपके पास, ठीक है जी। यानी कि यहाँ की पाई बाई 2 पे cos x 0 होता है, पाई पे cos x की वैल्यू -1 हो जाती है, ठीक है भैया, -1 हो जाती है, ठीक है, -1 हो जाती है, यहाँ पे +1 हो जाती है, ठीक है। दिस इज 3 पाई बाई 2 पे, सॉरी बहुत ध्यान से देखेंगे, इट इज पाई पे -1, देन 3 पाई बाई 2 पे 0 एंड 2 पाई पे अगेन कितना हो जाएगा? +1 हो जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये है एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स का ग्राफ। अगर हम लोग यहां पे भी डोमेन रेंज की बात करें तो देखो यहां पे भी कितना है भैया? डोमेन इट इज ऑल रियल नंबर्स एंड देन रेंज इट इज -1 to 1, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं यहां पे लिखना चाहूं तो एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। अगर आप बहुत ही ध्यान से देखो तो ये ग्राफ कहीं पे भी टूट नहीं रहा है ना, कंटिन्यूअस ही है, कंटिन्यूअस ही है। तो एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स इज कंटिन्यूअस एट ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, एट ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। ठीक है भैया, क्लियर है क्या? जल्दी से बताइए। तो हमने 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की आपकी डोमेन रेंज ग्राफ एंड कंटिन्यूटी आपके साथ फिर से डिस्कस करी, ठीक है। नाउ बहुत सारे बच्चे ना जैसे कि अभी ये धीरे धीरे लंबा होता चला जा रहा है, तो बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि 5.1 के अंदर तो ये ग्राफ कहां काम आए। अरे 5.1 के अंदर काम नहीं आएंगे, 5.3 के अंदर काम आएंगे, 6.3 के अंदर काम आ जाएंगे, राइट है। 6 छोड़ो, 8th चैप्टर में भी काम आ जाएंगे। चैप्टर नंबर 8 है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, उसके अंदर भी दबा के ग्राफ काम आ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये कैलकुलस की नींव है। मतलब ये जो आज का पहला लेक्चर है वो चैप्टर 5 नहीं है, वो चैप्टर 5, 6, 7, 8 सबके लिए है। क्या मतलब? ये कैलकुलस की नींव है। अगर किसी बच्चे को फंक्शन, डोमेन और रेंज नहीं पता, कैलकुलस है क्या? बेसिकली द स्टडी ऑफ फंक्शन, स्टडी ऑफ द फंक्शन इज कॉल्ड एज कैलकुलस, है ना। द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना, इट इज द स्टडी ऑफ कैलकुलस, है ना। कैलकुलस क्या है? अगर आप देखोगे बहुत ध्यान से, कैलकुलस क्या है? इट इज द
स्टडी ऑफ फंक्शन। ठीक है, चलेंगे आगे, चलें, चलिए। तो अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं tan x cot x के ऊपर बात करते हैं ना। तो tan x और cot x के ऊपर बात करते हैं। तो ये इसको थोड़ा सा छोटा कर लूं क्या मैं? इतनी तो बात आपको समझ में आ रही होगी, तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर दिया है। ठीक है, थोड़ा सा छोटा कर दिया है। किसी को भाई को कोई प्रॉब्लम हो तो बताना यार, है ना, है ना। क्या लगे सर प्रॉब्लम होगी भी तो क्या ही करेंगे। ठीक है, आपने जो बता दिया वो बता दिया, है ना। ठीक, अब यहां पे हम लोग एक पार्टीशन और लेके आते हैं। दिल का दरिया बह ही गया, इश्क इबादत तू बन गया, खुद को मुझे तू सौंप दे। सो fx इक्वल्स टू tan x, है ना। बहुत ही ध्यान से देखेंगे, इट इज sin x अपॉन cos x। अच्छा, एक बात बहुत ध्यान से रखना, है ना, एक बात बहुत ध्यान से देखना, हमने आपको क्लास 11th में भी बताई थी कि अगर हम लोग tan x को देख रहे हैं तो बहुत ध्यान से देखो, तो इसका tan x का बेसिकली डोमेन क्या होता है? tan x का डोमेन क्या होता है? कहते हैं कि यार जो tan x है वो सभी रियल नंबर्स पे डिफाइंड होता है, एक्सेप्ट ऐसे x पे tan x डिफाइंड नहीं होता जहां पे इसका डिनोमिनेटर 0 हो जाए, cos x 0 हो जाए। तो cos x 0 कहां होता है भैया? cos x 0 कहां होता है? cos x 0 कहां होता है बच्चों? cos x 0 होता है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे, यानी कि पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2। यहां पे cos x क्या हो जाता है? 0 हो जाता है ना। हमने आपको बताया था कि y एक्सिस पे जो भी एंगल्स पड़ते हैं, है ना, पाई बाई 2, देन 3 पाई बाई 2, देन 5 पाई बाई 2, है ना। तो y एक्सिस पे जो भी एंगल्स पड़ रहे हैं वहां पे cos x 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चों कि डोमेन ऑफ द tan x की अगर मैं बात करूं, डोमेन ऑफ tan x की बात करूं मैं, तो कितना हो जाएगा? इट इज ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट जहां पे डिनोमिनेटर 0 हो रहा है। डिनोमिनेटर कहां पे 0 हो रहा है? डिनोमिनेटर 0 हो रहा है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे। ठीक है, तो दिस इज द डोमेन ऑफ tan x। ठीक है ना, तो दिस इज द डोमेन ऑफ tan x। ठीक है, क्लियर है भैया बात? तो अब हमने यहां पे डोमेन लिख ली है। ठीक है, बल्कि मैं एक काम कर देता हूं, इसको सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में लिखने के लिए, ये दिल का दरिया। ठीक है, क्लियर है? सो दिस इज द डोमेन ऑफ tan x, दिस इज द डोमेन ऑफ tan x। अब स्टूडेंट्स थोड़ा सा ग्राफ देखेंगे, ग्राफ। ठीक है, देखिए जी, tan x कहां पे डिफाइन नहीं है? पाई बाई 2 पे और उसके ऑड मल्टीपल पे, यानी कि पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, है ना। आप एक काम कर लेते हैं, यहां पे मैं पाई बाई 2 पाई, ठीक है, 3 पाई बाई 2, ठीक है, माइनस पाई बाई 2। तो जहां पे पाई बाई 2 और उसके ऑड मल्टीपल हैं वहां पे फंक्शन डिफाइन नहीं है। तो यानी कि पाई बाई 2 पे डिफाइन नहीं है ना। बहुत ध्यान से देखिएगा, कहां पे फंक्शन डिफाइन नहीं है? पाई बाई 2 और उसके ऑड मल्टीपल पे, यहां पे फंक्शन डिफाइन नहीं है। ठीक है, और फंक्शन बेसिकली, फंक्शन का जो ग्राफ है वो कैसा होगा tan x का? ऐसे ये करके दिखाओ। ठीक है, सो अगर आप बहुत ही ध्यान से देखें तो डोमेन तो आपको समझ में आ गई, tan x की। ठीक है, रेंज क्या होगा बच्चों इसका? अब देखो यहां पे जो रेंज है उस ऑल रियल नंबर से, अगर आप बहुत ही ध्यान से देखोगे तो y एक्सिस पे आपको सारे के सारे रियल नंबर्स मिल रहे हैं ना। tan x नेगेटिव इंफिनिटी से पॉजिटिव इंफिनिटी तक जा सकता है ना। tan x की वैल्यू नेगेटिव इंफिनिटी से पॉजिटिव इंफिनिटी तक जा सकती है। तो इसका मतलब रेंज क्या हो गया भैया हमारा? ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, क्लियर है क्या बच्चों? क्लियर है क्या? ठीक है, चलिए, तो थोड़ा सा अच्छा फील हो जाए तो हम इसको sin x अपॉन cos x की फॉर्म में से हटा दे रहे हैं और यहां पे हम लोग इन नंबर्स को शिफ्ट कर रहे हैं, ये जो वैल्यूज हैं उनको शिफ्ट कर रहे हैं, तो आपको अच्छा लगेगा देखने में। ठीक है, tan x के बारे में पढ़ा हमने। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट्स, अब अगर हम कंटिन्यूटी की बात करें तो साफ साफ क्या दिख रहा है
कि 10x का ग्राफ कहां पे टूट रहा है। तो देखो -π/2 पे टूटा, फिर +π/2 पे टूटा, फिर 3π/2 पे टूटा। तो यानी कि फंक्शन का ग्राफ कहां टूट रहा है, π/2 के ऑड मल्टीपल्स पे टूट रहा है। यानी कि जहां जहां पे 10x डिफाइंड नहीं है वहां पे फंक्शन का ग्राफ टूट रहा है और वहीं पे वो डिसकंटिन्यूअस है। तो इसका मतलब यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे बेटा, एक बात बहुत ध्यान से देखेंगे, हम लिखेंगे कि भैया हम लिखेंगे fx बराबर 10x इज कंटिन्यूअस एट ऑल x बिलोंग्स टू R एक्सेप्ट, कहां पे कंटिन्यूअस नहीं है, जहां पे π/2 या उसका ऑड मल्टीपल है। यानी देखो π/2 की ऑड मल्टीपल क्या हुआ, π/2 की 1 से मल्टीप्लाई, π/2 की 3 से मल्टीप्लाई। तो देखो जहां पे ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 है, तो ऑड नंबर को कैसे दिखाते हैं, 2n + 1 π/2 ऐसे करके। तो यानी कि 10x का जो ग्राफ है इट इज कंटिन्यूअस एट ऑल x बिलोंग्स टू R एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। क्लियर है बच्चों, जल्दी से बताइएगा। ठीक है क्या, फटाफट से इसको नोट करते हुए चलिएगा। अब बच्चों हमें क्योंकि cot x की भी जरूरत है, क्योंकि cot x की भी जरूरत है और हम चाह रहे हैं, ऐसा हमने चाहा कि भाई हम यहीं पे ही कुछ जुगाड़ लगा सकें, है ना। ऐसा मैं चाह रहा हूं कि यहां पे कुछ जुगाड़ बन जाए, ठीक है, ठीक है। तो अब मैं ये वाली बात जो है वो क्या कर रहा हूं, अरे रे, देखो जरूरी नहीं है मैं अलग अलग पेजेस पे भी चीजों को लिखवा सकता हूं, समझ रहे हो आप मेरी बात, मैं अलग अलग पेजेस पे भी चीजों को लिखवा सकता हूं, बट मैं एक ही पेज पे इसलिए लिखवा रहा हूं क्योंकि आप रिलेट करके देख सकें, चीजों को आप रिलेट करके देख सकें। ठीक है भैया, चलिए अब यहां पे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, cot x पढ़ने वाले हैं ना, cot x, fx बराबर cot x। तो यानी कि अब तो आप देख के एक बात तो समझ ही गए होंगे, इट इज cos x अपॉन sin x। अब जाहिर सी बात है ये फंक्शन का अगर मैं डोमेन की बात करूंगा तो सारे रियल नंबर्स पे cot x डिफाइंड होगा एक्सेप्ट ऐसे x जहां पे sin x 0 हो जाए, वहां पे फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा, वहां पे आपका फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखेंगे कि हम लोग क्या कह सकते हैं कि भैया sin x 0 कहां होता है, sin x 0 होता है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पे, है ना, 0 पे, पाई पे, 2 पाई पे, -पाई पे, है ना, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, यानी कि इन शॉर्ट n पाई पे। तो इसका मतलब sin x जहां 0 होगा वहां पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है ना, यानी कि वो फंक्शन की डोमेन में नहीं आएगा। तो डोमेन क्या हो गया भैया, डोमेन कितना हो गया भैया, r - n पाई, क्योंकि n पाई पे sin x क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है ना। अब फंक्शन का ग्राफ बनाएंगे बच्चों, ग्राफ बनाते हैं भैया, देखिएगा बहुत ध्यान से, ग्राफ बनाएंगे। दिस इज 0, दिस इज पाई, दिस इज 2 पाई, this is 3 pi, this is minus pi, and we are trying to do this minus का 2 pi. So जब पाई या पाई का इंटीग्रल मल्टीपल है तो cot x तो डिफाइन ही नहीं है, तो यानी कि यहां पे cot x डिफाइन ही नहीं है, 0 पे, ठीक है, पाई पे, 2 पाई पे, 3 पाई पे, यहां पे फंक्शन डिफाइन ही नहीं है। बाकी रेस्ट ऑफ द प्लेसेस पे फंक्शन का ग्राफ कैसा होगा, ऐसा डिक्रीजिंग ग्राफ। देखिएगा 10x का इंक्रीजिंग होता है ना, विद द इंक्रीज इन x y का वैल्यू बढ़ता है ना। अगर आप बहुत ही ध्यान से देखें तो 10x में क्या होता है, अगर वी गो टू राइट साइड तो फंक्शन की वैल्यू बढ़ रही है ना, तो दिस इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, दिस इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है ना। और cot x की वैल्यू कहां पे 0 हो जाती है,
ये भी मैं आपको बता दूं, एट एक्स इज इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू, तो यानी कि पाई बाई टू पे 3 पाई बाई टू पे क्या हो जा रहा है, कॉट एक्स का वैल्यू 0 हो जा रहा है। अच्छा, प्लस इंफिनिटी से लेके नेगेटिव इंफिनिटी तक वैल्यू जा रहा है, ठीक है ना, क्लियर है। तो इस तरीके से आपके ग्राफ बन रहे हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अब बहुत ही ध्यान से देखिएगा, अगर मैं यहां पे रेंज लिखने लगूं तो ये तो डोमेन हो गया, अब रेंज लिखने लगूं तो कॉट एक्स का रेंज आपको समझ में आ रहा है कि यार कॉट एक्स में वैल्यू प्लस इंफिनिटी है ना, नेगेटिव इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक जा रहा है, यानी कि ऑल रियल नंबर्स। तो कॉट एक्स की रेंज में ऑल रियल नंबर्स। अब यहां पे हम एक चीज लिखना चाहते हैं कि यार फंक्शन का ग्राफ, तो यहां से एक बात सीखने की और भी है कि जब फंक्शन डिफाइंड नहीं होता जिन पॉइंट्स पे, उन पॉइंट्स पे कंटिन्यूअस हो नहीं सकता, है ना। जिस पॉइंट पे फंक्शन डिफाइंड नहीं होता उस पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूअस भी नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो यहां पे हमने एक चीज देखी, तो एफ एक्स इक्वल टू कॉट एक्स इज नॉट, इज हम लोग लिखेंगे इज कंटिन्यूअस एट ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, सभी रियल नंबर्स पे कंटिन्यूअस है, एक्सेप्ट कहां पे कंटिन्यूअस नहीं है, पाई या पाई के जो इंटीग्रल मल्टीपल है, पाई 2 पाई 3 पाई माइनस पाई 0 है ना, माइनस का 2 पाई, तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पे ये कंटिन्यूअस नहीं है, ठीक है ना। तो इसका मतलब हमने यहाँ पे सभी जितने भी तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उन सभी की कंटिन्यूटी लिख ली है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अब स्टूडेंट्स आपको जानने की जरूरत है सेक एक्स और कॉसेक एक्स की कंटिन्यूटी, है ना, सेक एक्स और कॉसेक एक्स की कंटिन्यूटी, उसके बारे में भी जानने की जरूरत है। उसके बाद हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का जो ग्राफ है वो खत्म हो जाएगा, कंटिन्यूटी भी खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। तो आइए बढ़ते हैं और बात, इसको फटाफट से वीडियो को पॉज करके बच्चों प्लीज नोट करिएगा। तो हम लोग फिर सेक एक्स और कॉसेक एक्स के बारे में पढ़ेंगे, सेक एक्स और कॉसेक एक्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग सेक एक्स और कॉसेक एक्स के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। सो बच्चों बहुत ही ध्यान से समझिएगा, व्हेन आई एम डिस्कसिंग अबाउट एफ एक्स इज इक्वल टू लेट्स से, पहले मैं कॉसेक एक्स के बारे में डिस्कशन करता हूं, कॉसेक एक्स, और राइट साइड में यहां पे मैं सेक एक्स के बारे में डिस्कशन करता हूं, ठीक है। अब बच्चों बहुत ही ध्यान से देखना, एफ एक्स इक्वल टू कॉसेक एक्स, सो बेसिकली इट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन साइन एक्स। तो एक बात तो समझ में आती है कि यार जो डोमेन है ना उसके अंदर सारे रियल नंबर्स होंगे एक्सेप्ट ऐसे एक्स हटा दो जहां पे साइन एक्स 0 होता है, यानी कि साइन एक्स 0 कहां होता है भैया, साइन एक्स 0 कहां होता है, व्हेन एक्स की वैल्यू n पाई हो। तो इसका मतलब हम लोग क्या कहेंगे कि डोमेन के अंदर r माइनस, है ना, ऐसे x जहां पे साइन एक्स 0 है, यानी कि ऐसे x सबट्रैक्ट करने होंगे, तो यानी कि r माइनस n पाई विल बी द डोमेन, ठीक है। अच्छा, रेंज की बात बाद में करेंगे, ठीक है। थोड़ा फंक्शन का ग्राफ को देखते हैं। देखो बच्चों, जब भी आप, बहुत ही ध्यान से समझना बच्चों, बहुत ही ध्यान से समझना बच्चों, ये आपको हमेशा याद रहेगा, ठीक है, ऐसी बात बता दे रहा हूं आपको, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ठीक है। जब आप कॉसेक एक्स का ग्राफ बनाओ तो सबसे पहले आप क्या बनाओ, साइन एक्स का ग्राफ बनाओ, ठीक है। अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखना, 0 पाई 2 पाई माइनस पाई। अब आपने खुद ही कहा कि कॉसेक एक्स पाई और पाई के मल्टीपल पे डिफाइंड ही नहीं है, तो पाई और पाई का मल्टीपल क्या होगा भैया, जहां पे साइन एक्स 0 हो रहा है, यानी कि इन जगह पे आपका कॉसेक एक्स डिफाइंड ही नहीं हो सकता, कॉसेक एक्स डिफाइंड ही नहीं हो सकता। अब अगर आपको बेटा कॉसेक एक्स का ग्राफ चाहिए ना, तो बहुत ध्यान से देखना, मैं ग्रीन पेन में कॉसेक एक्स का ग्राफ बना रहा हूं। ये जो हमने चाकू से काटे हैं ना, इन ग्राफ को उल्टे कर दो, इन ग्राफ को उल्टे कर दो, ये सो बेसिकली ये है कॉसेक एक्स का ग्राफ, ये है कॉसेक एक्स का ग्राफ, ठीक है। ये है आपका कॉसेक एक्स का ग्राफ, यानी कि कॉसेक एक्स की वैल्यू हमेशा 1
या 1 से बड़ी पॉजिटिव इंफिनिटी तक जाएगा, या -1 या -1 से नीचे नेगेटिव इंफिनिटी तक जाएगा, है ना, नेगेटिव इंफिनिटी टू -1। तो अगर हम लोग रेंज की बात करेंगे तो रेंज में क्या आ जाएगा, इट इज व्हाट वी कैन से नेगेटिव इंफिनिटी से -1 यूनियन 1 टू इंफिनिटी। और इस चीज को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं r -1 टू 1, ठीक है, ऑल रियल नंबर -1 टू 1, ठीक है बच्चों। तो ये जो ग्रीन वाले हैं यही आपका क्या है, cosec x का ग्राफ है ना, cosec x का ग्राफ है, ये cosec x का ग्राफ है। और ये जो व्हाइट वाला है ये किसका ग्राफ है भैया, ये sin x का ग्राफ है, ये sin x का ग्राफ है। तो हमने आपको बताया कि भैया ग्राफ कैसे ऑब्टेन करना है। अब बात करते हैं कंटिन्यूटी की, तो आप खुद समझ लो। अगर मैं sin x के ग्राफ को हटा दूं, बहुत ही ध्यान से देखना, अगर मैं sin x के ग्राफ को हटा दूं, ठीक है बच्चों, अगर मैं बच्चों sin x के ग्राफ को हटा दूं, तो आप खुद देखो ये जो ग्रीन वाले ग्राफ हैं ये कहां पे टूट रहे हैं, 0 पे टूट रहे हैं, पाई पे टूट रहे हैं, 2 पाई पे टूट रहे हैं ना। देखो अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो cosec x का ग्राफ इस रेंज में कैसा आएगा, ऐसे आएगा थोड़ा सा ना। तो देखो ग्राफ कहां टूट रहे हैं अगर आपके, है ना, आप ये देखो। तो cosec x का ग्राफ अगर हम देखें बहुत ही ध्यान से, तो देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा, तो cosec x हरे वाला क्या है बेटा, हरे वाला क्या था, हरे वाला क्या है आपका, हरे वाला आपका क्या है, cosec x का ग्राफ है, ठीक है। तो अगर आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे तो ये -पाई पे, 0 पे, पाई पे, 2 पाई पे टूट रहा है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि cosec x इज कंटिन्यूअस एट ऑल x बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट 0 पाई टू पाई, यानी कि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, ठीक है ना। सो fx cosec x इक्वल टू cosec x इज कंटिन्यूअस एट ऑल x बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट n पाई, है ना। तो fx cosec x को इक्वल टू 1/sin x लिख के इसकी तौहीन करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। हम लोग यहाँ पे cosec x पढ़ने आए थे तो हमने ये बात यहाँ पे लिख दी, ठीक है भैया। सो देखिए बहुत सारी किताबों में डायरेक्टली लिख देते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर कंटिन्यूअस इन देयर डोमेन, है ना, एक शॉर्ट सी बात लिख देंगे बहुत सारी किताबों में, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर कंटिन्यूअस इन देयर डोमेन। 90% बच्चों को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डोमेन याद नहीं है, तो इसलिए हमने हर चीज बता के चल रहे हैं, ठीक है, हर चीज बता के चल रहे हैं, ठीक है। ओके, अब आ जाओ sec x पे आ जाओ, ठीक है, sec x भी ऑब्टेन कर लेते हैं। एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास क्या बचेगा, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन का कंटिन्यूटी, ठीक है। चलिए तो अब मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, बहुत ही ध्यान से देखिएगा, fx इक्वल टू sec x, चलो जी इसका भी ऑपरेशन कर दें क्या भाई, sec x कितना हो जाएगा, इट इज 1/cos x। तो पहली बात तो समझ में आती है कि डोमेन क्या है, डोमेन है भैया ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट ऐसे x जहां पे cos x क्या हो जाए आपका 0 हो जाए। अब cos x 0 कहां होता है, तो cos x 0 कहां होता है बच्चों, cos x 0 कहां होता है, x इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे। तो यानी कि इसका मतलब डोमेन हमें पता चल गई कि डोमेन क्या है, r माइनस ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, ठीक है भैया, काम बन गया हमारा। चलिए अब sec x का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बच्चों cos x का ग्राफ ऑब्टेन करना पड़ेगा, है ना, sec x का रेसिप्रोकल cos x। तो पहले cos x का ग्राफ बनाते हैं ना, तो यहां पे लेट्स से पाई बाई 2, दिस इज पाई, दिस इज 3 पाई बाई 2, ठीक है ना, दिस इज 0, दिस इज माइनस पाई बाई 2, दिस इज माइनस का पाई, है ना, एंड सो फोर्थ, ठीक है। अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखेंगे बच्चों, माइनस पाई बाई 2, 0 पाई बाई 2, पाई 3 पाई बाई 2, ठीक है। अच्छा वो खुद ही पहले एक काम कर लेते हैं,
पहले cos x का ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। तो लेट्स से दिस इज 1, दिस इज -1, तो ये देखिए सॉरी, दिस इज लाइक दिस, ठीक है, एंड दिस इज लाइक दिस, ठीक है। अब हमें भी बताया है क्या कि भैया π/2 और उसके ऑड मल्टीपल पे क्या होगा, sec x डिफाइंड नहीं होगा, तो हमने ऐसे करके कर दिया। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इन ग्राफ की मुंडी उलट देंगे, है ना, ऐसे कटोरे ऊपर की तरफ कर देंगे, ठीक है, ऐसे, ठीक है, ऐसे, ठीक है, ऐसे, ठीक है। अब देखो इधर कहां तक जा रहा है, sec x इधर कहां तक जा रहा है, पॉजिटिव इंफिनिटी तक। आप देखो बेटा बहुत ध्यान से, तो इधर कहां तक जा रहा है, पॉजिटिव इंफिनिटी तक, और इधर कहां जा रहा है, नेगेटिव इंफिनिटी तक, लेकिन -1 से नेगेटिव इंफिनिटी तक और 1 से पॉजिटिव इंफिनिटी तक। अब अगर बहुत ही ध्यान से देखोगे तो ये आपका sec x है और ये आपका क्या है बच्चों, ये आपका cos x है, ठीक। हमें किससे मतलब है, sec x से, तो हमें sec x से मतलब है, तो मैं काम कर दूंगा, जहां जहां व्हाइट वाला ग्राफ है उसको हटा देते हैं ना, उसको हटा देते हैं, जहां जहां व्हाइट वाला ग्राफ है उसको हटा देते हैं, ठीक है भैया, हटा दिया, हटा दिया क्या। चलिए अब कुछ चीजें देखने की हैं। सबसे पहले हमारे को अगर रेंज चाहिए तो रेंज क्या होगा भैया, देखो भैया नेगेटिव इन्फिनिटी से -1 तक के नंबर आ रहे हैं, यूनियन, यूनियन बहुत ही ध्यान से देखेंगे, यूनियन, ठीक है, रेंज, रेंज देखेंगे नेगेटिव इन्फिनिटी से -1, यूनियन 1 to इंफिनिटी, है ना, वही सेम जो रेंज इसकी थी cos x की, वही हमारे पास sec x की आई है। अच्छा कंटिन्यूटी की बात करेंगे तो देखो sec x का ग्राफ कहां कहां टूट रहा है, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे, ठीक है ना, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे। तो यहां पे एक बात और लिखेंगे कि भैया sec x is continuous at all x belongs to R except odd multiple of π/2, है ना भाई, π/2 का ऑड मल्टीपल, π/2, 3π/2, है ना, -π/2, ऐसी जगह पे फंक्शन का ग्राफ टूट रहा है, ठीक है ना। सो ये भी हमने sec x के बारे में भी हमने क्या कर लिया, कंटिन्यूटी को लर्न कर लिया है। अब आज की तारीख में आपको जितने भी, है ना, देखो ना, अलजेब्राइक फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, सबकी कंटिन्यूटी आपके टिप्स पे आ गई है, सबकी कंटिन्यूटी आपके टिप्स पे आ गई है, ठीक है, कि हाँ यार मेरे से पूछो यार, मैं बता दूंगा कौन सा फंक्शन कहां कंटिन्यूअस है, कहां फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, ठीक है, ठीक है। जो फंक्शन को हम लोग, जो हमारे जान पहचान का फंक्शन नहीं है, उसकी कंटिन्यूटी फिर हम लोग लिमिट से चेक कर देंगे या अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी से चेक कर देंगे। बाकी जो हम जानते हैं, जो फंक्शन वर्ल्ड वाइड पॉपुलर हैं, उनकी कंटिन्यूटी तो हमारे टिप्स पे है, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स इतनी बात को नोट करिएगा, हम लोग पढ़ेंगे एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन की कंटिन्यूटी के बारे में, उनके फंक्शन के ग्राफ, डोमेन एंड रेंज के बारे में पढ़ेंगे, एंड बच्चों उसके बाद हम लोग एक समराइजेशन करेंगे कि भाई आज हमने जितने भी तमाम फंक्शन पढ़े हैं, उन कौन से फंक्शन कहां पे कंटिन्यूअस हैं, कौन से फंक्शन कहां पे कंटिन्यूअस नहीं है, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट जो पार्ट होगा, उस पार्ट के अंदर हम लोग फ्रेश स्टार्ट करेंगे कि हाउ टू check the continuity of a function at a particular point using the concept of limit, ठीक है ना, using the concept of limit, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, तो फटाफट से चलते हैं। तो स्टूडेंट्स बात करते हैं अब हम लोग कंटिन्यूटी ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस, कंटिन्यूटी ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस। अच्छा स्टूडेंट्स, एक बात मैं आपको और बता दूं, यहीं पे बहुत देर से मेरे दिमाग में टिक 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 कर रही है बात, तो मैंने कहा ठीक है, बताना ज्यादा बेटर है, ठीक है। सो लेट मी टेल यू क्या कि जैसे हमने आइलेट के बारे में डिस्कस किया
तो A स्टैंड्स फॉर एल्जेब्राइक फंक्शन, T स्टैंड्स फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन की कंटिन्यूटी को अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। कुछ बच्चों के दिमाग में हो सकता है कि सर आईटीएफ की कंटिन्यूटी आपने नहीं बताई। तो यहां पे आईटीएफ के बारे में मैं एक बात लिख रहा हूं कि आईटीएफ फंक्शंस आर कंटिन्यूअस इन देयर डोमेन। अब आप मेरे से ये नहीं कह सकते कि आपको आईटीएफ फंक्शंस की डोमेन का नहीं पता। आपको पता है, क्योंकि हम चैप्टर 2 में आईटीएफ फंक्शंस की डोमेन एंड प्रिंसिपल रेंज के बारे में आपको बता चुके हैं। तो आईटीएफ फंक्शंस आर कंटिन्यूअस इन देयर डोमेन। अच्छा, हमने आपको चैप्टर 2 के अंदर आईटीएफ फंक्शंस के डोमेन, रेंज और ग्राफ के बारे में भी पूरी तरीके से बताया है। ठीक है, तो ये बात मेरे दिमाग में टिक टिक कर रही थी, तो मैंने कहा ठीक है आपको बता दिया जाए। अब बात करते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। देखिए बच्चों, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं, ठीक है ना। हालांकि मैं बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा, क्योंकि एक्सरसाइज 5.4 इसके अंदर भी हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन को डिटेल में बताएंगे, है ना। तो इसके अंदर भी हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन को डिटेल में बताएंगे। तो यहां पे हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए fx बराबर a पावर x, वेयर a क्या है, a पॉजिटिव होना चाहिए और a का वैल्यू 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो 5.4 में तो पढ़ना ही है, तो यहीं पढ़ा दें क्या, यहीं पढ़ा देंगे, चलो यहीं पढ़ा देते हैं। तो अब यहां से बच्चों इस पर्टिकुलर फंक्शन के, अच्छा नेगेटिव इसलिए नहीं है, आपको भी पता है कि नेगेटिव आ जाएगा फिर स्क्वायर रूट आ जाएगा तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स आ जाएंगे, तो ये सब इसलिए हमने a को क्या रखा है, पॉजिटिव रखा है। बेस क्या रखा है, पॉजिटिव। a इज एनी पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक है, अब यहां पे दो बातें हो जाती हैं कि या तो a का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है बट लेस देन 1 है, या फिर a का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, क्लियर है, a का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, तो अब ऐसे में एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है वो बता देता हूं मैं आपको। सो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो ग्राफ है, अगर मैं बात करूं ऐसे, तो a क्या है, 0 और 1 के बीच में है, तो डिक्रीजिंग ग्राफ आएगा आपके पास ऐसे। और ध्यान रखें, ऐसे केस में fx इक्वल टू a पावर x व्हेन a इज बिटवीन 0 एंड 1, ये हमेशा 0 और 1 से पास करता है। यानी कि अगर आप x की वैल्यू 0 रखोगे तो a की पावर 0 क्या आएगा, 1 आएगा ना, तो 0 1 से पास करता है। ठीक है, ये फंक्शन है ना, इनके बारे में लिखवाता हूं मैं आपको। डोमेन क्या है इसकी, भैया आप x की कोई भी वैल्यू रखो, फंक्शन तो डिफाइंड ही है, ऑल रियल नंबर्स। रेंज की बात मैं आपको बता दूं तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी 0 भी नहीं देता, ये कभी भी इसको टच भी नहीं करेगा, तो इट इज 0 टू इंफिनिटी, है ना, पॉजिटिव। ठीक है, अच्छा इसके अलावा अगर a का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। अगर a का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो fx इज इक्वल टू a पावर x का जो ग्राफ है, fx इक्वल टू a पावर x का जो ग्राफ है वो इन जनरल ऐसे बनता है, fx इज इक्वल टू a पावर x व्हेन a इज ग्रेटर देन 1। ये भी 0 1 से पास करता है। नाउ डोमेन यहां पे भी ऑल रियल नंबर्स है और रेंज यहां पे भी 0 टू इंफिनिटी है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की खासियत देखो, ये तो आपका अगर हम लोग बात करें तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऐसे है, दिस द कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। कभी अगर आपके पास fx इक्वल टू e पावर x हो जाए तो उस टाइम पे हम लोग उसको नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। तो थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कहां पे, एक्सरसाइज 5.4 के बारे 4 के अंदर। ठीक है ना, एक्सरसाइज 5.4 के अंदर। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ना, तो उसके ग्राफ, डोमेन, रेंज आपको हमने बताया है। ठीक है ना, तो a की वैल्यू कुछ भी हो, है ना, बिटवीन 0 एंड 1 हो या ग्रेटर देन 1 हो, हमेशा डोमेन रेंज सेम रहेगी, बस ग्राफ एक टाइम पे डिक्रीजिंग होगा, एक टाइम पे इंक्रीजिंग होगा। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की अगर मैं आपको बात बताऊं बच्चों, तो इट इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर फंक्शन। तो कंटिन्यूअस एट ऑल x बिलोंग्स टू R
एट ऑल x बिलोंग्स टू r। एक्सपोनेंशियल फंक्शन हर रियल नंबर पे कंटिन्यूस होते हैं। तो यानी कि कल को इस a की जगह पे मैंने अगर लिख दिया 315 पावर x और मैं पूछूंगा आपसे कि क्या ये कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू 2023 पे, तो आप क्या कहोगे? हाँ भाई एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, कंटिन्यूअस होगा एट x इक्वल टू 2023। वो हर जगह ही कंटिन्यूअस होता है, तो 2023 क्या है ना, 2024 पे भी कंटिन्यूअस ही होगा। तो एफ एक्स इक्वल टू 315 की पावर x है ना। कई बार बच्चे देख के घबरा जाते हैं, ये क्या हुआ भाई? वो सिंपल एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ठीक है, क्लियर है बच्चों? क्लियर है क्या? चलिए अब हम लोग बात करेंगे लॉगरिथमिक फंक्शंस की। तो देखो एक बात बता दूं मैं आपको, ये बात सभी बच्चे ध्यान रखेंगे बच्चों, है ना, ये बात सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, ये बात सभी बच्चे थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। क्या? कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, है ना। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। लॉगरिथमिक फंक्शन आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? इनवर्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कैसे। देखिए y इज इक्वल टू a पावर x। आप यहां पे x का इनपुट दे रहे हैं तो आपको क्या मिल रहा है? y का आउटपुट मिल रहा है। ठीक है, दिस इज व्हाट योर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये क्या है भैया? आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ठीक है, क्लियर है क्या? अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखेंगे, ये तो हो गया ना, आइडिया फंक्शंस आर कंटिन्यूअस इन देयर डोमेन। सो अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से समझेंगे, यहां से एक लॉगरिथमिक फंक्शन की बात करेंगे तो लॉग कैसा होता है? लॉग में आप y इनपुट दोगे तो आपको क्या मिलेगा? x मिल जाएगा आउटपुट के तौर पे। कैसे? अगर आप y इक्वल टू a पावर x है तो लॉग बेस यही रहेगा, बेस a y इज इक्वल टू x। ये दोनों ट्रांसफॉर्मेशन हर बच्चे को याद रहना चाहिए। ठीक है ना, थोड़ा नीचे भी लिख के देखते हैं एक बार। अगर 2 की पावर 3 बराबर 8 है तो इट मीन्स लॉग बेस 2 8 बराबर 3। सो लॉग हमें क्या देता है? एक्सपोनेंट, यानी कि पावर देता है ना। लॉग हमें क्या देता है? एक्सपोनेंट देता है। तो ये दोनों कन्वर्जन्स ध्यान रहने चाहिए सभी बच्चों को, है ना। लॉग की प्रॉपर्टीज वगैरह भी पढ़ेंगे हम लोग 5.5 में, तब भी ये काम आएगा। ठीक है, क्लियर है बच्चों? तो लॉग फंक्शन की अगर मैं बात करूं तो अब बहुत ही ध्यान से देखना। तो यहां से अगर हमने फंक्शन ऑब्टेन करा है, मान लो यहां पे हम लोगों ने एक फंक्शन ऑब्टेन कर लिया लॉग बेस a x, है ना, ऐसा फंक्शन ऑब्टेन किया, तो देखो ये क्वांटिटी जिंदगी में क्या रहनी चाहिए? पॉजिटिव, क्योंकि आया तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन से है ना लॉगरिथमिक फंक्शन, तो एक तो a पॉजिटिव होना चाहिए। दूसरा हमने आपको क्या बताया बच्चों कि भैया जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उसमें रेंज हमेशा पॉजिटिव रहेगी। अब अगर आप बहुत ही ध्यान से देखो तो ये क्या है? y क्या है? y इस पर्टिकुलर फंक्शन में रेंज ही तो है भाई। a क्या है? बेस है, y रेंज है, तो रेंज भी पॉजिटिव और क्या होना चाहिए? बेस भी पॉजिटिव। तो यानी कि अगर हमने इस फंक्शन को इस तौर पे लिखा तो ये दोनों क्वांटिटी क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव होनी चाहिए। नहीं आई बात समझ में? फिर से देखते हैं। अभी छोड़ो। अभी यहीं पे देखते हैं। जब हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन से लॉगरिथमिक फंक्शन ऑब्टेन किया है ना, ये तो सब लोग लिख ही लेंगे ना, ये तो सब लोग लिख ही लेंगे। ठीक है, अब बहुत ही ध्यान से देखेंगे, यहां पे हमारा a पॉजिटिव होगा, है ना, इस पर्टिकुलर फंक्शन में a पॉजिटिव होगा और y भी जिंदगी में पॉजिटिव होगा भाई, y रेंज है। ठीक है, तो जब वो लॉग में कन्वर्ट हो गया तो a भी पॉजिटिव होगा और y भी पॉजिटिव होगा। तभी जब हम इस पर्टिकुलर log x को एक फंक्शन के रूप में लिखते हैं तो हम क्या कहते हैं कि भैया उस पर्टिकुलर लॉग फंक्शन में ये क्वांटिटी भी पॉजिटिव होनी चाहिए जो कि बेस है, और ये क्वांटिटी भी पॉजिटिव होनी चाहिए। ठीक है ना, क्लियर है क्या? क्लियर है? तभी एक लॉग फंक्शन में हम लोग ऐसा करके लिखते हैं। ठीक है, तो अब यहां पे ये पूरी बात जानकारी आ गई आपको समझ में? ठीक है, फटाफट से पूरी जानकारी को एक बार नोट कर लीजिएगा। ठीक है, एक लास्ट लाइन लिखवानी है अब, क्योंकि बहुत ही ध्यान से देखेंगे, है ना। मैं एक ये वाला केस ले लेता हूं,
ठीक है, आप कोई सा भी केस ले सकते हैं। मैं आपको बस एक ये चीज बताना चाहता हूं, सो सॉरी, दिल का दरिया। बहुत ही ध्यान से देखेंगे, ये आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, कब? जब a ग्रेटर देन 1 है। तो लॉगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ कैसा होगा? तो ध्यान रखेंगे, जब भी कभी दो फंक्शन इनवर्स ऑफ ईच अदर होंगे, तब उनका ग्राफ जो है वो y इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट मिरर इमेज होगा। ये कौन सी लाइन है? y इक्वल टू एक्स। जब दो फंक्शन एक दूसरे के इनवर्स होंगे, ये बात हमने चैप्टर नंबर 2 में भी बताई थी ना, ITF में भी। जब भी दो फंक्शन एक दूसरे के इनवर्स होंगे, तब है ना, तब वो क्या होगा? y इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट मिरर इमेज होगा। तो यहां पे हमारे पास जो log x का जो ग्राफ है ना, हमारे पास ये क्या है? fx इक्वल टू a पावर x, और यहां पे हमारे पास क्या है? fx इज इक्वल टू log बेस ax। ये y इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट मिरर इमेज होंगे, और ये हमेशा 1,0 से पास होगा। तो अगर हम लॉगरिथमिक फंक्शन को स्टडी करना चाहें, तो लॉगरिथमिक फंक्शन का जो ये वाला पार्ट होता है, जिसको हम लोग आर्ग्यूमेंट या डोमेन बोल सकते हैं, ये हमेशा पॉजिटिव होता है ना। लॉग का आर्ग्यूमेंट हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो यहां पे ये आर्ग्यूमेंट क्या है? डोमेन है। तो x क्या होना चाहिए? हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, r पॉजिटिव होना चाहिए। यानी कि यही तो डोमेन है ना, लॉग का आर्ग्यूमेंट पॉजिटिव होना चाहिए, यही तो डोमेन है। तो इसका मतलब डोमेन क्या होना चाहिए कि भाई लॉग हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए ही डिफाइन होती है ना, जीरो भी नहीं हो सकता। आप बहुत ध्यान से देखो, ये वाली क्वांटिटी जीरो भी नहीं हो सकती है ना, जीरो भी नहीं हो सकती। आप देखो ना, है ना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में रेंज जीरो भी नहीं हो सकती। तो जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में रेंज है, वही लॉगरिथमिक फंक्शन में डोमेन है। तो इसका मतलब क्या है कि भैया 0 टू इन्फिनिटी डोमेन रहेगा, रेंज क्या रहेगा? अब अगर आप बहुत ध्यान से देखना चाहते हो तो देखो, ये नेगेटिव इन्फिनिटी और इधर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाएगा ये, तो रेंज ऑल रियल नंबर। और अगर हम लोग कंटिन्यूटी की बात करें, तो भैया ये अपनी एंटायर डोमेन में कंटिन्यूअस है। तो इसका मतलब log x का जो फंक्शन होता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 टू इंफिनिटी। तो ये हमने आइलेट फंक्शन की कंटिन्यूटी आपको ढंग से बता दी है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आई होगी। ये बहुत जरूरी था, फंक्शन की डोमेन, रेंज, ग्राफ, कंटिन्यूटी आपको बताना। अब कैलकुलस मानो आपके लिए बहुत ही आसान होगा। ठीक है बच्चों, क्लियर है क्या? क्लियर है बच्चों? अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे? अब वी विल प्रोसीड टू एक फाइनल समरी लिख लेते हैं ना, एक फाइनल समरी। जितना भी हमने आइलेट फंक्शन की कंटिन्यूटी को डिस्कस किया है, उसकी एक फाइनल समरी ले लेते हैं। फिर नेक्स्ट वाले पार्ट में, यानी कि इस लेक्चर को यहीं पे खत्म कर देते हैं, और नेक्स्ट वाले पार्ट में हम लोग क्या करेंगे? वी विल डिस्कस अबाउट हाउ टू चेक द कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट। ठीक है, क्लियर है बच्चों? क्लियर है क्या? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब बच्चों यहां पे फाइनल समरी लिख लेते हैं, फाइनल समरी लिख लेते हैं। ठीक है, फाइनल समरी लिख लेते हैं। थरिया बह ही गया, इश्क इबादत बन ही गया। चलिए बच्चों, अब फाइनल समरी लिख लेते हैं, है ना। अलजेब्राइक फंक्शन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अलजेब्राइक फंक्शन में, बल्कि देखिए, सबसे पहले पॉलिनोमियल फंक्शन आर कंटिन्यूअस एवरीवेयर। पॉलिनोमियल फंक्शंस आर कंटिन्यूअस एट ऑल x बिलोंग्स टू R। ठीक है, रैशनल फंक्शन, ठीक है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ gx अपॉन hx is continuous at all x belongs to R except जहां पे hx 0 होगा, जहां पे hx 0 होगा ऐसे x को छोड़ देंगे। तीसरा मॉडुलस फंक्शन, है ना,
एफ एक्स बराबर मॉडुलस एक्स माइनस ए टाइप्स जो फंक्शन है आर कंटिन्यूअस एट ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, एट ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। चौथे पॉइंट पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन यानी कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस आर कंटिन्यूअस, देखो आर डिसकंटिन्यूअस एट all x belongs to z and continuous, z मतलब इंटीजर्स पे, इंटीजर्स पे, ठीक है ना, वो डिसकंटिन्यूअस रहते हैं और कंटिन्यूअस एट all x belongs to नॉन इंटीजर्स, नॉन इंटीजर्स। तो नॉन इंटीजर्स पे वो हमने सबके ग्राफ वगैरह बनाए थे, है ना। अच्छा, पांचवा सिग्नम फंक्शन, सिग्नम फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एस जी एन एक्स इज कंटिन्यूअस एट ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर एक्सेप्ट 0, ठीक है। बल्कि अब तो एल्जेब्राइक हो गया, ठीक है। अब ट्रिग्नोमेट्री पे आ जाओ, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री पे आ जाओ भैया। तो एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, है ना, दोनों फंक्शंस की बात कर लेते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स एंड एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स आर कंटिन्यूअस एट ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, एट ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, ठीक है। एफ एक्स इज इक्वल टू टेन एक्स एंड एफ एक्स इज इक्वल टू, एफ एक्स इज इक्वल टू sec x are continuous at all x belongs to R except odd multiple of pi by 2, ठीक है। then fx is equal to cot x and fx is equal to cos x upon sin x, है ना। तो यानी कि cosec x are continuous at all x belongs to R except n pi, ठीक है। then ninth fx is equal to a power x यानी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन fx is equal to a power x where a is greater than 1 and a is greater than 0 and a is not equals to 1, है ना। so this is called as an exponential function is continuous at all x belongs to R, ठीक है। then logarithmic function की बात करें, logarithmic function it is fx is equals to log base a x, है ना, where a is greater than 0, a is not equals to 1 and x is greater than 0, है ना। जो log का आर्ग्यूमेंट है वो greater than 0 होगा, ठीक है ना। तो these are the conditions, लिखने की जरूरत वैसे है नहीं, मैंने लिख दी है, ठीक है, ठीक है। तो कह रहा है कि भैया एफ एक्स इक्वल्स टू लॉग बेस ए एक्स, इसको पूरे को लिख देते हैं, तो इसको लिख देते हैं डिंग 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 ओ मैं तो तेरा मन भरिया। एक काम करते हैं ना, इसको फिर ढक देते हैं, ये ढका हुआ था, ढकी हुई चीजें ढकी हुई अच्छी लगती हैं, है ना। ओके, ब्लैक फ्रेम भी ब्लैक, फिल भी ब्लैक, ठीक है। ओके, अब स्टूडेंट्स देखेंगे log x is continuous for all x, continuous at all x belongs to 0 to infinity, यानी कि पॉजिटिव रियल नंबर्स पे, ठीक है। इसके अलावा देखो ये बात ना मैं आपको स्टार्टिंग में लिखवा देता, लेकिन उसको ना पल्ला झाड़ना कहते हैं, ठीक है। जब कभी वन शॉट करेंगे ना तो फिर वन शॉट में ये सब चीजें डेप्थ में थोड़ी पढ़ाएंगे,
वन शॉट जब करेंगे बच्चों तो ये सब चीजें डेप्थ में थोड़ी पढ़ाएंगे, समझ रहे हो आप? ये सब चीजें डेप्थ में थोड़ी पढ़ाएंगे, फिर तो खाना पूर्ति कर देंगे ना बेटा, क्योंकि तब टाइम नहीं होगा। तो यहां पे हम लास्ट लिख देते हैं ITF functions are continuous in their domain, continuous in their domain। तो यहां पे हमने सारे के सारे जो नॉन फंक्शंस हैं, यानी कि आइलेट, कंटिन्यूटी ऑफ आइलेट, हमने कंटिन्यूटी ऑफ आइलेट फंक्शन क्लियर कर लिया है। आइलेट फंक्शन की कंटिन्यूटी हमने क्लियर कर ली है, ठीक है। अब यहां पे मैं कुछ फंक्शंस के नीचे ऑरेंज कलर का मार्क लगा रहा हूं। ये वो फंक्शंस हैं जो हर जगह कंटिन्यूअस होते हैं। ये जो ऑरेंज वाले जितने भी फंक्शंस हैं, दीज फंक्शंस आर कंटिन्यूअस एवरीवेयर फंक्शंस। तो यहां पे लिख देते हैं पॉलिनोमियल, ठीक है, मॉडुलस साइन एक्स और कॉस एक्स और a पावर x, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। दीज आर द कंटिन्यूअस एवरीवेयर फंक्शन, हर जगह कंटिन्यूअस होने वाले फंक्शन, कंटिन्यूअस एवरीवेयर फंक्शन। तो स्टूडेंट्स, आई हैव ट्राइड माय बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड द एंटायरिटी ऑफ द कंटिन्यूटी ऑफ पॉपुलर फंक्शंस, ठीक है ना। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग वी विल start learning to how to check the continuity of a function using the concept of limits. So thank you very much. See you in the next lecture. Bye bye. Love you all.